So today we will start our first lecture, that is what is sociology. ठीक है, हमारा जो स्टार्टिंग का फेज होगा वो ऐसा होगा कि हम पहले यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे. यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद वी विल स्टार्ट थिंकर. कोई भी एक थिंकर हम पिक करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे पहले. उसके बाद हम कोई और यूनिट पिक करेंगे. देन हम फिर एक थिंकर लेंगे. दैट मीन्स हम जो थिंकर्स पार्ट कवर करेंगे वो हम अल्टरनेटिव करेंगे, अल्टरनेट में करेंगे. लाइक पहले एक यूनिट, फिर एक थिंकर, फिर एक यूनिट, फिर एक थिंकर. इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होगे बिटवीन द थिंकर्स. क्लियर? और थिंकर पार्ट ऐसा है कि आप जितना अच्छे से थिंकर कवर कर लोगे, यूनिट उतने अच्छे से आपको और समझ आएंगे. ठीक है, क्योंकि मैं अगर एक साथ सारे थिंकर कराऊंगी तो आप क्या करोगे, मिक्सिंग कर दोगे, किसी थिंकर का थॉट किसी में डाल दोगे. क्लियर? तो हम इस चीज के लिए बिल्कुल क्लैरिटी रखेंगे कि हम पहले क्या करें, वन बाय वन हम चीज को क्लियर रखें. हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम उसके कुछ PYQs डिस्कस करेंगे क्लास में ही. और उसके बाद जब भी कमिंग सैटरडे होगा, लाइक वो सैटरडे कभी हो सकता है एक दिन बाद हो तो वो नहीं, लेकिन जब भी कमिंग सैटरडे होगा एटलीस्ट 2-3 डेज का डिफरेंस के बाद, तो उस पर हम यूनिट का टेस्ट रखेंगे. इज इट क्लियर विद एवरीवन? जिससे आपका रिवीजन भी हो और इस बीच कोई डाउट निकलेगा तो वो डाउट भी आपका कवर हो जाए. तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट कंप्लीटली ऐसे कवर करेंगे कि हाँ, मतलब इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग. इस फ्रेज के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे. इज इट क्लियर विद एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, आप मेरे से पूछ सकते हैं. रिगार्डिंग सोशियोलॉजी यू ऑल आर ओपन टू आस्क एनीथिंग. क्लियर? जहां पर भी समझ ना आए, वेट फॉर द रिदम. मेरी रिदम कंप्लीट होने के बाद आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं. क्लियर? क्योंकि जब बीच में टोक देते हो तो मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैं क्या पढ़ा रही थी. क्लियर? तो एक बार टॉपिक कंप्लीट होने दो, आपका जो भी डाउट है वहां से आई विल रिपीट इट अगेन. तो उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है. क्लास को जब छोड़ना जब तक आपके डाउट सारे क्लियर ना हो जाए रिगार्डिंग दैट टॉपिक. ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आया तब भी आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, आ रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो एंड जा रहे हो. डोंट डू दिस थिंग. आई एम टेलिंग यू अगेन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस ऑप्शनल इज अ गेम चेंजर. जीएस में आप पढ़ रहे हो, देयर इज अ चांस कि कुछ ऐसा आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा हो, बट दिस ऑप्शनल विल डिसाइड योर रैंक. सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू to learn, revise and understand this optional subject very clear. Is it clear? Am I clear? Okay, let's start with sociology. So now the question is, what do you mean by sociology? हम कुछ नहीं, हम सिर्फ अभी जनरल चीजें पढ़ेंगे. और अभी हमने यूनिट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, यूनिट जब स्टार्ट करेंगे I'll let you know. Let's start with what do you mean by sociology. जो कुछ भी आपको समझ आए अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप वो लिख सकते हैं. ठीक है, और जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगी आई विल प्रोवाइड यू PDF, सॉरी PPT आपके ग्रुप पे आ जाएगी. और हैंडआउट्स आपको नेक्स्ट क्लास से 1-2 क्लासेस और उसके बाद से आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही उस यूनिट के हैंडआउट मिल जाया करेंगे. तो एटलीस्ट यू कैन रिवाइज, घर पर आप उसे पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो. इज इट क्लियर? सो 1-2 दिन बाद आपको मैं हैंडआउट यूनिट से पहले ही देना स्टार्ट कर दूंगी. क्लियर है? ठीक. सो व्हाट डू यू मीन बाय सोशियोलॉजी? सिंपल टर्म्स में समझें तो सोशियोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, सोशियो प्लस लॉजी. सोशियो मीन्स सोसाइटी और लॉजी मीन्स स्टडी. सो स्टडी ऑफ सोसाइटी, दैट इज सोशियोलॉजी. थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं. स्टडी ऑफ सोसाइटी इन टर्म, सिंपल टर्म्स. how we will do study of society. So there should be a systematic format. अब हम किसी चीज को पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना जरूरी है. ये तो नहीं कि हमने सोशियोलॉजी डेफिनेशन यहाँ से पढ़ ली, थिंकर किसी और को ऐड कर दिया. या हमें UPSC भी पढ़ना है तो ये तो है नहीं कि हम पहले इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करेंगे, फिर हम प्रीलिम्स की करेंगे, फिर हम मेंस की करेंगे. ये मेथड तो हुआ ही नहीं ना. देयर शुड बी अ प्रॉपर फॉर्मेट टू स्टडी द सोसाइटी, तभी तो हम पढ़ पाएंगे, सोसाइटी को स्टडी कर पाएंगे. सो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज ऑल्सो कॉल्ड अ सोशियोलॉजी. अब सिस्टमैटिक स्टडी ठीक है, बट क्या है ये सिस्टमैटिक स्टडी? कि जनरली इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं. When we are studying society, there are so many changes in the society. There are so many social forces in the society. अब वो forces क्या हैं, वो फोर्सेस कैसे आए,
कैसे वो वर्क कर रहे हैं, वी शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो फिर कैसे काम करेगा? हर चीज को ये तो है नहीं कि हमने एक जनरल गैस लगा के और सोसाइटी को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। हम क्या लगाएंगे? कुछ अप्रोच लगाएंगे, वो आइडियाज लगाएंगे दैट कैन बी प्रूवन, जो प्रूव हो सके, जिन आइडिया के पीछे कोई लॉजिक हो, कोई रेशनल थिंकिंग हो। सो कैन बी से sociology means study of society through science, through scientific perspective. So can we say systematic and scientific study of society is known as sociology. Systematic and scientific study of society is called sociology. हो क्या रहा था? Sociology is the study of society, social behavior and social structure. That means how you are behaving in the society, how you are interacting in the society, how some institution formed in the society, how the things occur in the society, कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे चीजें खत्म हो रही हैं, कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, कौन कौन से वो फोर्सेस हैं, कैसे दो लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, कैसे इन दो लोगों के इंटरेक्शन से सोसाइटी फॉर्म्ड हो रही है, कोई इंस्टीट्यूशन बन रहा है, उस इंस्टीट्यूशन से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, कुछ लिमिटेशंस आ रही हैं, उन लिमिटेशन से कोई इंस्टीट्यूशन बन रहा है, ये सब कैसे वर्क कर रहा है। ऑल दीज थिंग्स कम इन द कैटेगरी ऑफ स्टडी ऑफ सोसाइटी। क्लियर? आप यहां बैठे, यहां किस लिए आए? पढ़ने के लिए आए। फिर ये इंस्टीट्यूशन कैसे बना? इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इज अ इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन ने देखा कि बहुत सारी डिमांड है लोगों में पढ़ने के लिए, लोग टू गेट द नॉलेज, तो वी शुड डेवलप अ इंस्टीट्यूशन। सो रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन टू फुलफिल द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी की जो नीड है उनको फुलफिल करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बना, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशन। हॉस्पिटल्स किस लिए बने हैं? जो सोसाइटी में जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए। सो हेल्थ अगेन, हॉस्पिटल्स अगेन इज एन इंस्टीट्यूशन। कॉलेजेस, स्कूल्स टू फुलफिल द नॉलेज ऑफ द सोसाइटी, राइट? अपनी नॉलेज कहां से मिल रही है? स्कूल्स कॉलेजेस से। तो स्कूल कॉलेजेस आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी। तो इंस्टीट्यूशन मीन्स दोज who fulfill the need of the society is termed as institutions. Is it clear? Importance of the sociology. Sociology help to understand how society work. Society काम कैसे करती है, लोग social interaction कैसे करते हैं, उस interaction से change कैसे आ रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है। तो basically we can say from traditional to modern society, society has been changed. How these change occur, किस तरीके से ये चेंज हो रहे हैं, what are those factors, how society will work with the help of these changes, ये सब स्टडी करने के लिए सोशोलॉजी की इंपॉर्टेंस जनरेट हुई, राइट? दैट मीन्स सोशोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग सोसाइटल इश्यूज। तो जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे ये प्रॉब्लम जनरेट हुई, ये सब चीजें हम किससे स्टडी करेंगे? सोशोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो क्या ये क्लियर हुआ कि हम सोशोलॉजी में बेसिकली स्टडी क्या करने वाले हैं? हम सोशोलॉजी में सोसाइटी को स्टडी करने वाले हैं। अब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी के अंदर जितना कुछ भी है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, कल्चरल, जितने भी फैक्टर्स हैं, और इन सारे फैक्टर्स में जो जो चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी, वी विल डिस्कस ऑल दोज चेंजेस इन द सोशियोलॉजी। हाउ दीज चेंजेस इमर्ज, कैसे हुए, व्हाट आर दोज फैक्टर्स, क्या चेंजेस हैं, पहले क्या था और अब क्या है, राइट? ये फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड futuristic approach, we all do study in sociology. Clear हो रहा है? There is a thinker, Auguste Comte. Auguste Comte considered a founding father of the sociology. हालांकि मैंने आपको कुछ पहले के लेक्चर में बताया था, sociology was a part of philosophy and a psychology.
लेकिन अगस्त कॉम्टे इसके अगेंस्ट थे। अगस्त कॉम्टे ने टर्म्स तो दे दी सोशियोलॉजी, वो अगेंस्ट थे कि यू शुड नॉट डेवलप अ सोशियोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिपल। लेकिन somehow gradually with the efforts of Emil Durkheim and all, sociology developed as a separate institution or separate disciple. Auguste Comte, his time period is 1798 to 1857, that means revolt of 1857 तक वो वहां थे। अब आप थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 उस टाइम पे क्या था इंडिया में? ब्रिटिशर्स वर देयर, यूरोपियन कॉलोनीज वर देयर, they were dominating the Indian society, and not only the Indian society but also the European society as well. Church was the domination of church was there, right? Religion, importance of religion was there, religion सबसे ज्यादा था, हर चीज किसके सराउंडिंग में घूम रही थी? चर्च के सराउंडिंग में। इवन किंग की पावर कम थी एज कंपेयर टू द प्रीस्ट, राइट? चर्च का जो हेड था उसकी पावर ज्यादा थी कंपेयर टू किंग हेड होता है, लेकिन रिलीजन इतनी ज्यादा थी कि किंग भी बिना प्रीस्ट के पूछे कोई काम नहीं कर रहे थे। सो डोमिनेशन ऑफ चर्च एट दैट टाइम वाज सो स्ट्रॉन्ग। तो अगस्ट कॉम्ट क्या करते हैं? अगस्ट कॉम्ट बिलोंग टू अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। अगस्ट कॉम्ट क्या करते हैं? अगस्ट कॉम्ट सबसे पहले कहते हैं इफ यू वांट टू स्टडी सोसाइटी अगेन you should use some science in the society. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे धीरे धीरे at the time of the 14th 15th century era was completely different and that era called as dark ages era. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं थी, एजुकेशन यूनिवर्सलाइजेशन नहीं था। एजुकेशन किनको मिल रही थी? सिर्फ अपर क्लास। और द एजुकेशन में क्या सिखा रहे थे? पहले तो रिलीजन के बारे में, क्योंकि सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन ले सकते हो, और वो एजुकेशन भी किसको अलाउ थी? सिर्फ अपर हाई क्लास, एलीट क्लास और प्रीस्ट लोगों को, क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसी थी, वो सबको समझ ही नहीं आती थी, राइट? तो उस टाइम पे जो डोमिनेशन था इन सब चीजों की वजह से क्या था? डार्क एजेस। बहुत ज्यादा डिफरेंस था अपर क्लास और लोअर क्लास में। लोअर क्लास सब कुछ, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो लोअर क्लास कर रहा है, लेकिन उसका एडवांटेज कौन ले रहा है? अपर क्लास कर रहा है। अपर क्लास एक्सप्लॉइटेटिव नेचर में है, किसके लिए? लोअर क्लास का। तो ओवरऑल ये डिफरेंसेस सोसाइटी में क्या कर रहा था? सोसाइटी को स्ट्रेटिफाइड कर रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ? वो इरा में क्या था? डार्क एजेस वर देयर। तो उसकी वजह से क्या हुआ? कुछ कुछ चीजें सोसाइटी में धीरे धीरे कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हुए। जैसे कि एक सोशल फोर्सेस की मैं बात करूं तो सोशल फोर्सेस क्या होता है? बेसिकली देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज, है ना? सोशल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस क्या है? एग्जाम्पल के साथ समझो। आप लोग जब बच्चे थे, क्या आपको पता था कास्ट क्या होती है? क्या आपको पता था पैट्रियार्की क्या होती है? क्या आपको पता था जेंडर डिफरेंस क्या होता है? दैट शी इज फीमेल, ही इज मेल। आर यू अवेयर अबाउट ऑल काइंड ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी? नहीं। दैट मीन्स सोसाइटी के कुछ ऐसे फोर्सेस थे जिसने आपका सोशलाइजेशन किया। सोशलाइजेशन मीन्स आप जब बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, आप समझदार हो रहे हो। वो समझदार आप अपने थॉट प्रोसेस से नहीं हो रहे हो, वो समझदार सोशल फोर्स, मतलब सोसाइटी आपके अंदर वो वैल्यू इनकलकेट कर रही है जिसकी वजह से आप समझदार हो रहे हो। समझदार इन द सेंस जिसकी वजह से आप सोसाइटी को जान रहे हो। सो कैन बी से सोशल फोर्सेस आर द एक्सटर्नल, खुद के नहीं है। आप बड़े हुए, अरे आई एम अ मेल, ये जेंडर रोल है, ये किसने बताया? ये सोसाइटी ने इनकलकेट किया ना। यस, यू आर अ फीमेल, यू हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। ये किसने बताया? गेस्ट आए हैं, बेटा जाओ, आप लड़की हो, आप चाय पानी नाश्ता लेकर आओ, बाहर से कुछ सामान लाना है तो आप लड़के हो, आप लेकर आओ। ये जेंडर रोल किसने डिसाइड किया है? सोसाइटी ने, राइट? और यही तो वो फोर्स है जो सोसाइटी इनकलकेट कर रही है आपके अंदर। दैट मीन्स दीज आर एक्सटर्नल, सोशल फोर्सेस आर एक्सटर्नल, नॉट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल नहीं है सोशल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस आर एक्सटर्नल एंड इमोरल।
social forces are external and immoral. Immoral means कि अगर सोसाइटी में जो सोशल फोर्सेस है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, जरूरी नहीं है कि वो किसी पे डिपेंडेंट हो. अगर सोशल फोर्सेस मुझ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे एंड इफ आई विल डाई तो सोशल फोर्सेस आल्सो फिनिश्ड. यस, so it is immoral or independent. That means individual will die but social force exist. Yes, for example patriarchy. क्या पेट्रियार्की एक वुमेन पर डिपेंडेंट है? नहीं. पेट्रियार्की सोसाइटी का वो सोशल फोर्स है जो क्या करता है, विच क्रिएट इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. सिमिलरली हम बात करें कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो अ सोशल फोर्स. क्या आपको पता था कि आप किस कास्ट में बॉर्न हुए हो? दिस सोशल फोर्स यू विल गेट बाय बर्थ. बाय बर्थ मिला हुआ है. आप इफ यू बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, आपको उसी स्टार्टिंग से अनटचेबिलिटी परफॉर्म दिखाया जाएगा. बेटा दीज पीपल बिलोंग टू लोअर कास्ट, you should not sit with them, you should not eat with them, you should not hang out with them. Yes or no? So these social forces are external and immoral. So social forces are clear. Then next is social institution. Social institution. Social institution means institution which fulfill the need of the society. Institution means which fulfill the need of the society. For example, hospitals, अभी हमें डिस्कस किया. Hospitals सोसाइटी की क्या नीड फुलफिल कर रहा है? सोसाइटी शुड बी हेल्दी, एक्टिव. यस, तो वो उस नीड को फुलफिल कर रहा है. सोसाइटी शुड बी एजुकेट, राइट? सोसाइटी शुड हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज, सम काइंड ऑफ अवेयरनेस. इस नीड को कौन फुलफिल कर रहा है? कॉलेजेस, स्कूल्स, यस, libraries. Yes, so social institution means those who fulfill the need of the society, called as social institutions. Then socialization. Socialization means inculcate the values of the society in individual, or you can say inculcate the social forces in individual, then it is considered as socialization. जब कोई सोसाइटी की सोशल फोर्सेस को आप किसी इंडिविजुअल में इनकलकेट कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, उसको प्रोवाइड कर रहे हो, then it is considered as socialization. For example, माइन्यूट लेवल पे देखें हम, माइक्रो लेवल पे, प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन कौन करता है? जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स क्या सिखाते हैं? बेटा अंकल आए हैं, नमस्ते करो. सोशलाइजेशन हो रहा है बच्चे का. बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है कि जब कोई घर में आए तो यू शुड टच देयर फीट और यू शुड डू नमस्ते. प्राइमरी सोशलाइजेशन. यही सोसाइटी करती है. जब आप किसी फंक्शन वगैरह में जाओ तो जो भी लोग मिल रहे हैं, यू शुड फीट टच देयर फीट और इधर यू शुड डू नमस्ते एंड ऑल. ये सब करते हो आप. दैट मीन्स सोशलाइजेशन. और यहीं पर देयर इज अ वर्ड जेंडर सोशलाइजेशन. जेंडर सोशलाइजेशन. जेंडर सोशलाइजेशन मीन्स डिस्टिंक्टिंग और डिफरेंसेस द मेल एंड फीमेल. मेल की ये कैरेक्टरिस्टिक है, मेल ये वर्क करेगा. फीमेल को तो शादी करके दूसरे के घर जाना है, वो भले ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, इट्स फाइन, बट मेल शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. क्यों? क्योंकि सोसाइटी का भार उसके ऊपर है, राइट? आगे की जनरेशन जो है वो किस पे चलेगी? मेल के थ्रू चलेगी. सन मेटा प्रेफरेंस इज देयर. तो ये सब क्या चल रहा है? जेंडर सोशलाइजेशन. कि यू आर अ मेल, आपके ये काम है, यू आर अ फीमेल, आपके ये काम है. इज इट क्लियर? सो जेंडर सोशलाइजेशन इज देयर. ये सब किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू द सोशल फोर्सेज. सो सोशल फोर्सेज ये इंडिविजुअल से निकल के नहीं आए हैं. दीज फोर्सेज आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल. एक्सटर्नल है, बाहर है, इंडिविजुअल के नहीं है. और इमोरल, दैट मीन्स दीज सोशल फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट है, इनकी अपनी खुद की एग्जिस्टेंस है. इज इट क्लियर? Are these social forces is dynamic in nature or static in nature? These are dynamic in nature.
once society change or the transformation of society exists, the social forces also change. For example, triple talaq. Triple talaq is a social force, right? Islam is binding by this, but society change, abolition of triple talaq. So now social force has also been changed. Yes or no? So social force are external and independent, and it is dynamic in nature. When there is a change in the society, social forces can also be changed. Similarly, abolition of triple talaq. Similarly, entry of the individual on the basis of caste is completely prohibited. Irrespective of their caste, everyone can enter in the temple, right? लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था, हर कोई मंदिर में एंट्री नहीं करता था, लोअर कास्ट को अलाउ ही नहीं था. लोअर कास्ट कैन नॉट रीड राइट वेदास एंड ऑल, बट इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट they can read, write, even listen also. Yes or no? So social forces are dynamic in nature. They can change from society to society or with time. Is it clear? यहाँ तक कुछ चीजें क्लियर हुई? स्पीड फास्ट तो नहीं है? Okay. Then come back to Auguste Comte. Auguste Comte, he was the father of sociology, founding father of sociology. Auguste Comte has given 3 stages of society. The first is theological stage, second is metaphysical stage, and third is positive stage. Auguste Comte had given 3 stages of life. क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेंट साइमन से, डार्विज्म की थ्योरी से, इन सब चीज से कहीं ना कहीं इन्होंने स्टडी किया था, तो इनको ये समझ आ गया था कि सोसाइटी इज डायनेमिक इन नेचर एंड सोसाइटी शिफ्टेड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, राइट? सो ही हैज गिवन 3 स्टेजेस ऑफ द सोसाइटी. टॉक अबाउट फर्स्ट स्टेज, दैट इज थियोलॉजिकल स्टेज. थियोलॉजिकल स्टेट बात करता है theological state. Theological state was a traditional society stage. That means in the theological stage, everything was on the basis of religion or church. यहां पे साइंस नहीं थी. हर कुछ किस चीज के पीछे चल रहा है? रिलीजन और चर्च के ऊपर चल रहा है. लेकिन हुआ क्या? With the advent of Renaissance, with the advent of science, with the advent of scientific revolution, with the advent of industrial revolution, with the advent of enlightenment, with the advent of commercial revolution, इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ? सोसाइटी में धीरे 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 ग्रेजुअली चेंजेस आना स्टार्ट हुए. जब चेंजेस आना स्टार्ट हुए, लोग सिंपली क्या कर रहे थे? सोशल फोर्सेस को एक्सेप्ट कर रहे थे. लेकिन जो लोग सोशल फोर्सेस के अगेंस्ट रिवेलियस नेचर क्रिएट कर रहे थे, कि अगर मैंने बोला बारिश हो रही है, भगवान, बारिश नहीं हो रही है, भगवान इंद्र की पूजा करो, कुछ लोग तो तुरंत भगवान इंद्र की पूजा करना स्टार्ट कर दिया. दैट मीन्स सोशल फोर्स को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. मैंने कहा भगवान इंद्र की पूजा करने से भगवान इंद्र की पूजा करने से बारिश होती है? मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. दैट मीन्स आई स्टार्टेड रिवेलियस बिहेवियर अगेंस्ट द सोशल फोर्सेस. दैट मीन्स आई बिहेव एज अ डेविएंट. तो जब क्वेश्चन मार्क लग गया, तो मेरे साथ कुछ लोग तो आएंगे जिनको लगेगा कि हाँ यार, बात में दम तो है. भगवान इंद्र की पूजा करने से अगर बारिश हो रही है, भगवान इंद्र रूठे ही क्यों है? द पॉइंट इज दिस. तो यहाँ पे क्या हुआ? मेटाफिजिकल स्टेज, कि रिलीजन की इंपॉर्टेंस धीरे 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 कम हो रही है और साइंस की इंपॉर्टेंस धीरे 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 बढ़ रही है. दैट मीन्स एट दैट स्टेज साइंस एंड रिलीजन दोनों है, लेकिन साइंस का आना स्टार्ट हुआ है और रिलीजन का ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होना, इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुई है. देन पॉजिटिविस्ट स्टेज. पॉजिटिविस्ट स्टेट अब क्या हो गया? जब साइंस की इंपॉर्टेंस इस एरिया में धीरे धीरे कम हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहां पर हर चीज के पीछे क्या होगा? लॉजिकल थिंकिंग. यू नीड
सम वैल्यू, एम्पिरिकल रिसर्च, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, हर चीज के पीछे आप साइंस लगाने लगोगे, दैट मीन्स एवरी रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, हर एक चीज है उसके पीछे क्या है, रीजन, और वो क्या हो सकता है, साइंटिफिक प्रूफ हो सकता है, साइंटिफिक प्रूफ है वही चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, साइंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। और यहाँ पे रिलीजन खत्म नहीं हुआ, रिलीजन इज देयर बट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इज वेरी लेस। मतलब ये वो वाला पॉजिटिव स्टेज आ गई जब डॉक्टर बोलता है कि हमने अपना सारा काम कर दिया, अब भगवान भरोसे, भगवान ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं, गॉड कैन क्रिएट सम मैजिक, राइट, वो वाली स्टेज, दैट इज पॉजिटिव स्टेज। फॉर एग्जाम्पल इसरो ने मिशन लॉन्च किया, राइट, मास मिशन एंड ऑल, इसरो ने क्या किया, पूरा साइंस चल रहा था, लेकिन देयर बिलीव एंड फेथ इन द गॉड इज स्टिल देयर। लॉन्च करने से पहले दे विजिट तिरुपति टेम्पल, राइट। तो रिलीजन है लेकिन ऑल द थिंग्स किस पे बेस्ड है, साइंस पर बेस्ड है। कैंसर का ट्रीटमेंट सारा किससे हो रहा है, मशीन्स वगैरह, मेडिसिन साइंस के बेसिस पे हो रहा है, कीमो एंड ऑल। एट द एंड डॉक्टर क्या कहता है, वी हैव डिड व्हाट वी हैव वी कैन, बट अब क्या बचा है आपके पास, नाउ अब भगवान ही बचा सकते हैं, लास्ट हमने अपना सारा एफर्ट कर दिया, अब भगवान के ऊपर है। फिर होते हैं क्या, महामृत्युंजय की पूजा एंड ऑल, यस यही सब होता है ना। दैट मीन्स साइंस की सबसे ज्यादा कोर वैल्यूज यहाँ पे बढ़ गई, और रिलीजन क्या हो गया लास्ट में, बिल्कुल मतलब जस्ट उसको सपोर्ट कर रहा है व्हेन साइंस एंड रिलीजन का रोल आ जाता है, लेकिन साइंस का एंड रोल इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। इज इट क्लियर? सो Auguste Comte has given 3 stages of society. First is theological stage, second is metaphysical stage, third is positivist stage. In theological stage, religion and church is dominating. Look at this. Explaining phenomena through supernatural entities. रिलीजन चल रहा है, सुपरनेचुरल पावर चल रही है, ब्लैक मैजिक एंड ऑल ये सब चल रहा है, वहां पर क्या है एक्चुअल रियलिटी किसी को नहीं पता। मेटाफिजिकल स्टेट, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स, यहाँ पे क्या आने लगे, अब कुछ रिसर्च स्कॉलर्स आने लगे, जैसे कि गैलीलियो ने इन्वेंट किया था टेलीस्कोप, पहले दिख नहीं रहा था क्या है, फिर दिखने लगा, अरे ऊपर भी एक वो है, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, उनके ऊपर स्टार्स दिख रहे हैं, मून दिख रहा है, ये सब चीजें बहुत क्लोजली दिखने लगी, तो लोगों में क्यूरियोसिटी होने लगी, वी शुड स्टडी ऑल दीज थिंग्स। किससे स्टडी करेंगे, साइंस से ही करेंगे, तो यहाँ पे ये सब चीजें होने लगी। देन पॉजिटिव स्टेज, एम्फेसाइज ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे क्या आने लगा, साइंस आने लगी, लोगों ने साइंस आ चुकी है, लोग रीजन, हर रीजन के पीछे लोग लॉजिकल एम्पिरिकल डेटा मांगने लगे हैं। अगर आप बोल रहे हो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, डू यू हैव एनी प्रूफ, यस वी हैव, यस। तो इस तरीके से क्या होने लगी, सोसाइटी साइंस डोमिनेशन होने लगी। तो पहले क्या चल रहा था आपका, थियोलॉजिकल स्टेट, रिलीजन था, ग्रेजुअली सोसाइटी चेंज एंड थियोलॉजिकल स्टेज चेंज इनटू मेटाफिजिकल स्टेज, और मेटाफिजिकल स्टेज चेंज इनटू पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज मींस साइंस बेस्ड स्टेज, साइंस पर चीजें होने लगी। इज इट क्लियर? इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, ये क्लियर है यहां तक? एक और एग्जांपल देती हूँ। बच्चा, चिल्ड्रन, चाइल्ड बॉर्न होता है, जब चाइल्ड का जन्म होता है क्या होता है, वो एम्प्टी बॉक्स, उसको कुछ नहीं पता है, राइट। दिस थियोलॉजिकल स्टेज कैन ऑल्सो बी से चाइल्डहुड, उसको कुछ नहीं पता है सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या सिखा रहे हैं उसको हम बच्चे की तरह, ABCD, बेटा ये मम्मी बोलो, मम्मी पापा, हम उसको ये सब चीजें सिखाते हैं ना, मतलब वो एम्प्टी बॉक्स है, हम उसको चीजें सिखा रहे हैं, जैसा हम सिखाते हैं वो वैसा सीख जाता है, ठीक है। धीरे धीरे उसका क्या आया, एडल्टहुड, सॉरी एडोलेसेंट, राइट। एडोलेसेंट पे क्या होता है, जो चीजें आप लोगों को पेरेंट्स ने सिखाई प्लस आप सोसाइटी से भी इंटरेक्ट कर रहे हो, पेरेंट्स ने सिखाया बेटा वी आर अपर कास्ट, डोंट सिट विद द लोअर कास्ट, अब आप सोसाइटी में बैठ रहे हो, आप देख रहे हो अपर लोअर कुछ नहीं है, स्टेटस मैटर इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट। तो कास्ट में जो अनटचेबिलिटी घर वाले सिखा रहे थे उसकी वैल्यू कम होने लगी और स्टेटस की वैल्यू बढ़ने लगी। तो एडोलेसेंट जो स्टेज है
दैट इज योर ट्रांजिशनल स्टेज, यस और नो? घर की सिखाई हुई वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है और आप सोसाइटी से जो सीख रहे हो वो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, यस और नो? ठीक है, एडोलेसेंट स्टेज, देन योर एडल्टहुड। एडल्टहुड पे डायरेक्टली क्या होता है, शादी तो अपनी मर्जी से ही करनी है इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, घर वाले आए तो ठीक, नहीं आए तो और भी ठीक, यही तो है एडल्टहुड। जो यहां से जो वैल्यू सिखाई थी उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई, धीरे 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 खत्म हो गई, राइट? और एट द एंड इंपॉर्टेंस कौन सी हो गई, सेल्फ क्रिएट हो गया। यहां पर जो आई था वो किस में क्रिएट हो गया, सेल्फ में क्रिएट हो गया। मुझे सोसाइटी से लेना देना नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने लिए सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट माई सेल्फ, वॉट शुड आई डू, कहाँ काम करना है, क्या अर्न करना है, किसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, दैट डिसीजन विल बी ओनली माइन, सिर्फ और सिर्फ मेरे डिसीजन होंगे, यस? तो वही हो गया, थियोलॉजिकल साइंस की इंपॉर्टेंस थी, यहाँ पे घर वालों की थी, मेटाफिजिकल में साइंस की इंपॉर्टेंस, सॉरी वहां रिलीजन, यहाँ पे क्या हुआ, रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम हो रही है और साइंस का आना स्टार्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एडोलेसेंट एज में क्या होता है, सोसाइटी में हम इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो सोसाइटी की वैल्यू हमारे ऊपर आती जा रही है और जो घर वालों ने जो वैल्यू सिखाई थी उनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो रही है, एडल्टहुड एज हो गई ना। और फिर आपका पॉजिटिविस्ट, यहाँ पे साइंस डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे आपने खुद के लिए डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया, एडल्टहुड, यस? तो बेसिकली कैन बी कंपेयर दिस थिंग विद द चिल्ड्रन और विद द ह्यूमन लाइफ, कि जैसे जैसे ह्यूमन लाइफ में ट्रांजिशन आते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंट टू एडल्टहुड, वैसे वैसे सोसाइटी में भी चेंजेस आते हैं फ्रॉम थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल टू पॉजिटिविस्ट स्टेज। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अगस्ट कॉम्ट का प्रिंसिपल वही है, अप्लाइंग एम्पिरिकल मेथड टू स्टडी द सोशल फिनोमेना, बिलीव इन डिस्कवरेबल लॉज गवर्निंग सोशल लाइफ। सोशल लॉज ही है, वही तो लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। जैसे सिंपल सी चीज है, ट्रिपल तलाक, अब लॉ है, उस लॉ बन गया, लॉ ने क्या बोला, अब ट्रिपल तलाक नहीं होता। सिमिलरली सती लॉ बन गया, तो अब चोरी इज इलीगल, क्यों, लॉ बन गया है, तो अब वो क्या हो गया, मतलब हर चीज क्या चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, ये डिसाइड कर रहे हैं कि लाइफ और सोशल चेंजेस किस तरीके से होना है, राइट? तो गवर्निंग बॉडी, इसका इंपैक्ट क्या हुआ अगस्ट कॉम्ट का, लेट द फाउंडेशन ऑफ एकेडमिक डिसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, एक नया सेपरेट डिसिपल स्टार्ट हुआ, शेप द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन, साइंस आ गई जिसकी वजह से हर चीज साइंटिफिक वैल्यू की तरह आने लगी, हर चीज में एम्पिरिकल वैल्यूज आने लगी। क्रिटिक्स क्या कर रहे हैं, इनको क्रिटिक किया गया बाय सेइंग दैट कि ये हर चीज में साइंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट मींस ऑब्जेक्टिविटी इज देयर, कोई चीज की ऑब्जेक्टिविटी होगी तो उसकी एम्पिरिकल वैल्यू होगी, दैट कैन बी टेस्टिफाइंग, दैट कैन बी प्रूवन, दैट कैन बी साइंटिफिकली प्रूवन, राइट? अब जरूरी नहीं है कि हर चीज में ऐसा हो, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं आप ज्यादा साइंस के ऊपर जा रहे हो, सब्जेक्टिव नेचर भी कुछ होता है। ये जब साइंस की बात करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं अरे वो साइंस भी तो एक लॉजिक आया होगा, कुछ सब्जेक्टिव आइडिया आया होगा, उससे साइंस क्रिएट हुई है। तो कुछ स्कॉलर्स इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप इंपॉर्टेंस साइंस को दे रहे हो जबकि आपको आइडिया और लॉजिक को देनी चाहिए, राइट? ये बोलते हैं कि नहीं, वो आइडिया तो एक बार आके रह गया लेकिन उसके पीछे क्या चला है, प्रूफ तो हम उसको साइंस के थ्रू ही कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें किस पे बेस्ड है, साइंस पर बेसिस है, इसलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। यू आर मोर फोकसिंग ऑन द साइंस और एम्पिरिकल वैल्यूज एंड इग्नोरिंग द सब्जेक्टिव आइडियोलॉजी ऑफ द थिंग और एनीथिंग। जो भी सोसाइटी में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव जो मैटर है उसको आप इग्नोर कर रहे हो। क्लियर? अगस्ट कॉम्ट क्लियर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? सिंपल सी बात है, इनका इन्फ्लुएंस अभी भी हम देखो पॉजिटिविस्ट, आज भी हम करंट में देखो तो आज भी हम साइंस को ही स्टडी कर रहे हैं, राइट? सिमिलरली स्टेज ऑफ सोसाइटी हम आज भी डिस्कस कर रहे हैं। आज हम कुछ भी चीज फाइंड करते हैं, हर चीज के पीछे एक प्रॉपर मेथड लगाते हैं। ये नहीं कि हम रैंडमली कुछ भी उठा के हम हर चीज को डिवाइड करते हैं, बाइफरकेट करते हैं और हर चीज के पीछे हम मेथड लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो यही है। इनकी कुछ कोटेशन बहुत फेमस है, जैसे कि टू अंडरस्टैंड द एनिमल,
it is not enough to understand its habitat, even you should understand their characteristics. सिंपल सी चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल मुझे इनको समझना है, व्हाट्स योर गुड नेम? शुभम। मुझे शुभम को समझना है, क्या शुभम कहाँ रहता है, मैं इससे शुभम के बारे में एक अपना थॉट प्रोसेस जनरेट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जब तक मैं शुभम के साथ बैठ के ये ना पूछूं, और शुभम तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट्स योर लाइक, व्हाट्स योर डिसलाइक, राइट, वेयर यू वांट टू गो, व्हाट यू, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो फ्यूचर में, राइट? जब तक मैं शुभम के साथ बैठ के बहुत सारी चीजों का डिस्कशन नहीं कर लेती, दैट मीन्स इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख नहीं लेती, कैरेक्टरिस्टिक इन द सेंस इनके फीचर्स, ये इनको क्या, ये किस चीज में अच्छे हैं, इनकी हॉबीज क्या है, तब तक मैं इनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर सकती। यस और नो? तो ये यही बोल रहे हैं। अगर हमें किसी एनिमल, आई एम नॉट कंपेयरिंग यू विद एनिमल, डोंट वरी, तो जब तक आपको किसी एनिमल को समझना है, तो एनिमल कहाँ रहता है उससे समझ नहीं आएगा कि व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ द एनिमल, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल तो पानी में रहता है, क्या हर पानी में रहने वाले एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक और फीचर सेम है? नहीं है। फिश कहीं और से, फिश अपने जो सांस लेती है वो गिल्स के थ्रू लेती है, क्रोकोडाइल कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमें अगर किसी को समझना है तो उसके हैबिटेट से नहीं, बल्कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से समझना होगा। अगस्ट कॉम्ट ये बात करते हैं। दूसरा ये कहते हैं, साइंस को आप जब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी हिस्ट्री को नहीं समझ पाओगे। अगर आपको किसी चीज को समझना है तो आपको उसके लिए उसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ यू वांट टू स्टडी द सोसाइटी, उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज सोसाइटी, व्हाट वाज द ट्रेडिशनल सोसाइटी। तभी तो आप कंपेयर करके बता पाओगे कि दीज आर द चेंजेस, दैट्स व्हाई दिस सोसाइटी कॉल्ड एज मॉडर्न सोसाइटी एंड दैट सोसाइटी वाज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी। हम कहते हैं ना, अगर हमें किसी रिलेशनशिप में किसी इंसान को समझना है, टू बेटर नो दोस पर्सन, क्या करो, उनका पास्ट जानो। उनके पास्ट से हम पता कर सकते हैं कि वो किस तरीके के इंसान हैं, राइट, उनका नेचर क्या है। तो यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल, सॉरी, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द साइंस, एज वेल एज टू अंडरस्टैंड द साइंस यू शुड अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एज वेल। तभी आप उसके फ्यूचर को, तभी आप उसके बाद की लाइफ को समझ सकते हो। इज इट क्लियर कि अगर आपको साइंस को समझना है तो साइंस को समझना इतना आसान नहीं है, आपको उसकी हिस्ट्री पे समझना पड़ेगा। इज इट क्लियर यहाँ तक? हम कोई भी जैसे कि बात करें, हम कोई भी साइंस में कोई हम प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, राइट? जैसे अभी हमने मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया, उससे पहले हमने कितने एफर्ट डाले उसको लॉन्च करने के लिए, लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। दैट मीन्स अगर हम अपनी निगेटिव और अपने फेलियर को उनसे नहीं सीखते, उनको अपनी हिस्ट्री से स्टडी नहीं करते, तो क्या हम फ्यूचर में काम कर पाते? साइंस को नहीं समझ ही नहीं पाते कि हम फेल कहाँ हो रहे हैं, राइट? तो इसीलिए सेम विद यूपीएससी प्रिपरेशन, अटेम्प्ट देके भूल गए आप तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। आपको उस अटेम्प्ट को एनालिसिस करना होगा कि पास्ट में कहाँ कहाँ कमियां थी जिसकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो पाए। दैट मीन्स जो कल निकल गया, दैट इज योर पास्ट, so you have to study your past to understand that where we were lacking in our last attempt। उन कमियों पे काम करके ही आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में और अपना 100% दे सकते हो, राइट? सो a science is not completely known as long as one doesn't know its history। is it clear? अगस्त कॉम्ट को हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। मैं आपको फिर एक चीज बता रही हूँ, हम हमेशा वो चीज पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो। मैं अननेसेसरी आपको वो लेक्चर नहीं दूंगी। मैं इस 90 आवर्स की क्लासेस को मैं 290 भी कर सकती हूँ, लेकिन कोई सेंस नहीं है। मैं चाहती हूँ आप स्टिक टू टॉपिक और स्टिक टू द सिलेबस रहें। सिलेबस में जितना है उतना, क्योंकि सिलेबस के बाहर पेपर नहीं आता है। इट्स बेटर कि सिलेबस पे ही हम स्टिक रहें, ठीक है? तो अगस्त कॉम्ट क्या कह रहे हैं, एक ओवरव्यू फटाफट से देखते हैं। क्या कह रहे हैं? सोसाइटी शुड बी स्टडी साइंटिफिकली, फर्स्ट थिंग, राइट? एंड सोशल फोर्सेज है जिनकी वजह से ये सारा काम हो रहा है, एंड सोशल फोर्सेज आर एक्सटर्नल एंड इमोरल, राइट? सेकंड चीज ये बोलते हैं, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द सोसाइटी। फर्स्ट इज theological stage based on science, based on religion. Second is
Metaphysical stage, that means advent of the science, important advent of the science is there, and the importance of religion is little loose there, right? Then लास्ट इज पॉजिटिविस्ट स्टेज, यहाँ पर क्या हो रहा है, साइंस की इंपॉर्टेंस पूरी तरीके से डोमिनेशन ऑफ साइंस इज देयर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इज वेरी लिटिल बिट. इज इट क्लियर? ये 3 स्टेज बताते हैं कि सोसाइटी भी ऐसे ही मूव कर रही है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, और इसी को कंपेयर किया है एक ह्यूमन से कि कैसे द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड हैज बीन चेंज्ड इनटू एडोलेसेंट और एडोलेसेंट हैज बीन चेंज्ड इनटू एडल्टहुड, राइट? So this is a transitional phase. Clear? Society are dynamic in nature, not static. यहाँ तक clear है? These are the founding figure of sociology. The first is Emile Durkheim. These 6 thinkers are explicitly mentioned in our syllabus. Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, Talcott Parsons, G.H. Mead and Robert K. Merton. These are the 6 thinkers जो हमारे यहाँ पे clearly और explicitly mention है हमारे syllabus में. So in paper 1 we need to study these 6 thinkers in detail. क्लियर? इनके नाम बिल्कुल रट लीजिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिलेबस में भी मेंशन है. तो सिलेबस में जब मेंशन है तो वो तो आपको, अगर कोई भी आपसे पूछ ले व्हाट आर दोस 6 थिंकर्स इन योर सिलेबस, तो कम से कम वो पता होना चाहिए. क्लियर? कंफ्यूज मत होना, हर चीज इंपॉर्टेंट है. हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी? कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्ट. वो कार्ल मार्क्स इसलिए निकला, लास्ट बैच में देयर वर सम स्टूडेंट्स कि मैम कुछ मेरे स्टूडेंट्स नहीं थे, बाहर के स्टूडेंट्स थे, मैम हमारा सोशियोलॉजी कंप्लीट हो गया है. पुणे स्टूडेंट्स थे वो, पुणे के विजन के. मैम हमारा सोशियोलॉजी कंप्लीट हो गया है, हमने बाहर से लिया है. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं टीचर का फॉल्ट नहीं बता रही हूँ, फॉल्ट बेसिकली स्टूडेंट्स का ही होता है कि मैम हमारा सोशियोलॉजी कंप्लीट हो गया है तो हमें आंसर राइटिंग करनी है, प्लीज हेल्प. बीइंग अ टीचर आई शुड हेल्प. तो मैंने सबसे पहले मैंने पूछा, मैं कहा आप हो गया सोशियोलॉजी? हाँ. कंप्लीट हो गया? यस. तो मैं कहा टेल मी व्हाट आर दोस 6 थिंकर्स इन योर पेपर 1. 2 के अलावा तीसरा नाम नहीं बता पाए. देन आई आस्क हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खाइम, ये नाम निकल कर आ रहे थे. और वो मुझसे बोल रहे हैं मैम आंसर राइटिंग के लिए बताइए. 4 महीने कंप्लीट पढ़ने के बाद पूरी क्लासेस खत्म हो गई हैं, दे वर नॉट अवेयर हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. अब इसमें आप टीचर का फॉल्ट दो. टीचर का फॉल्ट नहीं है, टीचर आपको पढ़ा के चला जाएगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी. रिचुअल परफॉर्म नहीं करना है. मुझे वो स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जो सिर्फ आ रहे हैं क्लास लेकर और चले जा रहे हैं. आई वॉन्ट रिजल्ट. That is my selfish nature too, na? I want result. Definitely I want result. I am ready to help you, but you should also ready to help yourself. बिना उसके काम नहीं चलेगा. आज मैं जितना भी पढ़ा दूं, घर जाके रिवाइज नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा. और एक और चीज, सारी चीजें रिपीटेशन मोड में आएंगी. जब भी हम कोई भी थिंकर पढ़ेंगे, बार बार अगस्ट कॉम्ट आएगा. अगस्ट कॉम्ट की 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ बार बार आएंगी. कौन कौन सी वो स्टेजेस हैं, बार बार पूछी जाएंगी. तो समझ के लर्न करना पड़ेगा और फिर रिवाइज करना ही पड़ेगा. आप लोगों का अटेम्प्ट किस ईयर में है? 26. ओके. मैं आपसे ज्यादा डिमांड नहीं कर रही हूँ. क्या आप क्लास के बाद रेगुलर 1 आवर सोशियोलॉजी को दे सकते हैं? क्लास के बाद देयर इज अ 2 आवर क्लास आई गेस, है ना? और आई थिंक स्टार्टिंग में जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक 5 डेज इन अ वीक रखेंगे अपन. ठीक है? जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाओगे, आप बोलोगे तो या तो वी विल इंक्रीज द टाइम, 3 आवर्स रख सकते हैं और 6 डेज इन अ वीक रख सकते हैं, जैसा आप बोलेंगे. लेकिन कम से कम 15 दिन आपको फैमिलियर होने की जरूरत है. तो मैं सिर्फ आपसे इतना डिमांड कर रही हूँ कि क्लास के अलावा घर जाके जेन्युइनली आप 1 घंटा सोशियोलॉजी को दीजिए. मैं उससे ज्यादा आपसे डिमांड ही नहीं कर रही हूँ. जस्ट 1 आवर रेगुलर. अभी आपके पास बर्डन भी नहीं है, आई एम श्योर. एक ही क्लास चल रही है जीएस की, कोई बर्डन नहीं है. तो टोटल सोशियोलॉजी 3 आवर्स हो गई. 2 आवर्स क्लास एंड 1 आवर आपका घर पर रिवीजन. इट इज मैंडेटरी.
सिर्फ इतना कर लो 15 दिन तक, यू विल बिकम फैमिलियर। आपके लिए सच अ केक, मतलब लिटरली सोशोलॉजी विल बिकम अ केक वॉक फॉर यू, लिटरली बता रही हूँ मैं। कुछ भी नया नहीं ऐसा होगा जो आपको पता नहीं है, कोई फिलोसफिकल थॉट नहीं है कि नहीं भाई क्या सोच रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। जो थिंकर कह रहा है बस उस आइडियोलॉजी के साथ सोचो, दैट इज इट। क्लियर? जस्ट 1 आवर। ध्यान में रखना, खाना खाना 1 घंटा डिले कर देना, लेकिन 1 घंटा घर सोशोलॉजी को सोने से पहले देना ही है। रेगुलर 1 आवर ओनली, 15 डेज तक कर लीजिए इस काम को बस, ठीक है? क्लियर? देयर आर 6 थिंकर्स इन योर सिलेबस। On the basis of these thinker there are some perspective, the perspective of this अभी overall बता रही हूँ मैं। One perspective is functional perspective, जनरल बता रही हूँ, अभी यूनिट स्टार्ट नहीं की है मैंने। Functional perspective means there are some thinkers like Emil Durkheim and all, their ideology is this: everything is functional in the society। सोसाइटी में जो भी है उसका कोई ना कोई काम है। अगर सोसाइटी में वो चीज नहीं होगी, बस सोसाइटी में अगर उसका कोई फंक्शन नहीं होगा तो सोसाइटी उसको उखाड़ के फेंक देगी। सिंपल थिंग। फंक्शनल पर्सपेक्टिव मींस एवरीथिंग इज फंक्शनल इन द सोसाइटी। इफ समथिंग इज इन सोसाइटी दैट मींस उसका कोई ना कोई फंक्शन है। सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में, इसको कंपेयर करो ह्यूमन बॉडी से। ह्यूमन बॉडी में देयर इज अ लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, यस, ये सब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, और हर सब डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से जुड़ के ही काम कर रहे हैं, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। अगर कोई भी एक काम करना बंद कर देगा तो बॉडी की फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो इंसान काम करना बंद कर देगा। दैट मीन्स जिस तरीके से बॉडी में बहुत सारे पार्ट हैं और उन सब का कोई ना कोई रोल है, वैसे ही सोसाइटी भी क्या है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम में कई सारे पार्ट हैं और वो पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं और उन सब पार्ट का एक रोल प्ले हो रहा है, इसलिए वो उनका कोई ना कोई फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम सोसाइटी में क्यों है? कास्ट सिस्टम अपना फंक्शन रोल प्ले कर रहा है। क्या फंक्शन है इसका? क्रिएट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, क्रिएट अनटचेबिलिटी, परफॉर्मिंग अनटचेबिलिटी। इसलिए तो रोल है। धीरे धीरे इसका रोल कम होता जा रहा है क्योंकि सोसाइटी में इक्वालिटी की डिमांड बढ़ रही है, तो कास्ट की इंपॉर्टेंस कम हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। एक टाइम ऐसा आएगा जब सोसाइटी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, इक्वालिटी परफॉर्म होने लगेगी, तो कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से हट जाएगा। क्लियर? अनदर एग्जांपल, ट्रिपल तलाक का काम था। ट्रिपल तलाक क्या कर रहा था? पैट्रियार्की को और स्ट्रॉन्ग कर रहा था, राइट? तब तक तो वो फंक्शनल था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रिपल तलाक हिंडर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। तो सोसाइटी ने क्या किया, डेवलपमेंट को रोक रहा था। दैट मीन्स फंक्शन के साथ निगेटिव चीजें हो रही थी, उसने क्या किया, सोसाइटी ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। अबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव कैसे देखते हैं सोसाइटी को? सोसाइटी इज अ सिस्टम एंड ऑल द पार्ट ऑफ द सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड एंड वर्क together. That means everything is functional in the society. Clear? Second, conflict perspective. Conflict perspective हमेशा बात करेंगे किसके? Inequality, atrocities, exploitation in the society. For example, Karl Marx. Karl Marx हमेशा कहते हैं society is divided into 2 parts. One is haves, another is haves not. One is haves, another is haves not. Haves, those who have a power, who have the upper status, who have the domination, and haves not, who are haves not, the exploitative population, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये अपर हो गए, ये लोअर हो गए, इन दोनों के बीच में क्या है, इनइक्वालिटी परसिस्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट क्लास पर्सपेक्टिव हमेशा क्या कहते हैं, एम्फेसाइज इनइक्वालिटी एंड पावर डायनेमिक इन सोसाइटी। किसी के पास पावर है, किसी के पास नहीं है, और इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी होगी तो सोसाइटी में क्या होगा, क्योस होगा। क्योस होगा तो इनस्टेबिलिटी होगी, इनस्टेबिलिटी होगी तो सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी, वॉर लाइक सिचुएशन, इंसर्जेंसी, जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब हमेशा रहेंगी। तो ये किस में बात करते हैं, कन्फ्लिक्ट सोसाइटी में हमेशा रहेगा। किसकी वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से।
That's why conflictive perspective. Example, Karl Marx. Karl Marx always talk about conflictive perspective. Clear है? Next is symbolic interaction. Symbolic interaction means how individual interact with each other in the society with the help of symbols, with the help of language. For example, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, that means I am interacting with you all, right? अब मैं यहाँ पे मैं रोना स्टार्ट कर दूं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या मेरे सिंबल, मेरे एक्शन और मैं जो आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, क्या वो मैच करेंगे? नहीं करेंगे. दैट मीन्स अगर मेरी कोई भी चीज हो सकता है आपको नहीं समझ आए, बट कई बार मेरी चीजें आप मेरे एक्ट और मेरे सिंबल, मेरे लैंग्वेज से समझ जाते हैं. यस और नो कि मैम किस वे में कह रही हैं. जैसे मैं कभी कोई सेंस, जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर भी कहते हैं, राइट? जैसे मैं कोई मजाक कर रही हूँ लेकिन गुस्से में आपको डांट रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं कोई हंसने वाली बात कह रही हूँ तो आई एम ऑल्सो लाफिंग. मैं कोई जोक सुना रही हूँ और मैं रो रही हूँ, तो क्या ये मैच करेगा? नहीं. तो सिंबल इंटरेक्शन क्या है? बेसिकली हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. सिंपल सी चीज है. बच्चा है, बच्चा क्या करता है? आप बच्चे को डांट रहे होते हो तो आप बच्चे को थप्पड़ लगाओगे तो दिख रहा है कि गलत काम है, लेकिन जब आप बच्चे पे डांट रहे हो तो आपके फेस पे गुस्सा दिखता है, बच्चा उससे डर जाता है. हम किसी से बात कर रहे हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज. एक तो हो रहा है नॉर्मल विंक कर रही है आपकी आईज, दूसरा होता है ब्लिंकिंग, आंख मार रहे हो आप किसी को. ये क्या है? सिंबल्स है ना. यस और नो? सिंबल्स के थ्रू आप समझाना चाह रहे हो, राइट? तो ये सब चीजें क्या है? आपके इंटरेक्शन है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन. इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स. जैसे जीएच मीड बात करते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन की, राइट? तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव इमिल डुर्कहाइम, कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव कार्ल मार्क्स, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव जीएच मीड. यहां तक क्लियर है? देन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव. फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बेसिकली क्या है? ये सब क्या बताते हैं? सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. जितनी भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, इनका मेजर काम रहता है कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है उसको जेंडर पर्सपेक्टिव से देखना और उसके लिए क्या करना? जस्टिस डिमांड करना, राइट? जैसे सोसाइटी में सपोज फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज वेरी लो इन द सोसाइटी. तो हमने इसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव किससे देखेंगे? इसको कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी इज देयर, इसलिए लोग फीमेल को काम पे नहीं रखते हैं, मेल को रखते हैं, इसलिए फीमेल का पार्टिसिपेशन कम है. दैट मीन्स ये हर चीज को किस नजरिए से देख रही है? पेट्रियार्की. पेट्रियार्की इज द रूट कॉज बिहाइंड द जेंडर इनइक्वालिटी. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, पेट्रियार्की, राइट? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं है, पेट्रियार्की. सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं है, पेट्रियार्की. तो हर चीजें किसके बेसिस पे चल रही हैं? इनके जेंडर के रोल, जेंडर के लेंस से हर चीजें जेंडर के बेसिस पे देख रही हैं. ये क्लियर? इज इट क्लियर? जेंडर इक्वलिटी, फेमिनिस्ट, इसमें बहुत सारी आएंगी, बीना दास और करुणा अहमद, बहुत सारे हैं इसमें, इरावती कारवे, बहुत सारी हैं. हम देखेंगे इसका डिटेल में आगे. ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं अब आगे नाम लूँ फंक्शनल पर्सपेक्टिव तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि ये होता क्या है फंक्शनल पर्सपेक्टिव. जब मैं बात करूँ कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, तो एटलीस्ट डिटेल नहीं बट एक आइडिया हो कि जहां हम इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, राइट? हमारा जेस्चर, ये सब चीजें मीनिंग्स शेयर्ड हो रहे हैं सिंबल की हेल्प से. तो ये सब पता होना चाहिए कि ये होते क्या है. डिटेल तो जब हम थिंकर करेंगे तब आएगा ही आएगा. क्लियर है यहां तक? देन मेथड्स इन सोशियोलॉजी. कौन कौन से मेथड यूज करेंगे हम सोशियोलॉजी में? द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मेथड्स ही चलते हैं ज्यादातर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव मेथड कौन से मेथड्स होते हैं? जिसमें वी विल मेजरफुली फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना. कि कोई भी चीज हो रही है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे एक प्रॉपर मेथड से. दैट इज क्वालिटेटिव मेथड.
दैट मीन्स क्वालिटेटिव जिसमें हम साइंस को अप्लाई करेंगे कि कोई सोशल फिनोमेना अगर कुछ हो रहा है तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट फिनोमेना, दैट इज क्वालिटेटिव। एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डेटा, मतलब कोई डेटा है उस डेटा के बेसिस पे हम फाइंड कर रहे हैं। डिफरेंस इज दैट यहाँ पे तो हम प्रॉपर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस क्लास में आप लोगों ने सोशियोलॉजी लिया है, उनके लिए कैसे, अब मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, समझ रही हूँ, तो मैंने एक डेटा एक्सट्रैक्ट किया कि आप लोगों को इंटरेस्ट था, ये रीजन है, इसलिए आप लोगों ने चूज किया। दूसरा क्वांटिटी, मेरे पास बल्क में डेटा आ गया, उस डेटा के बेसिस पे मैंने बता दिया। तो विच इज मोर इंटरेस्टिंग हेयर, क्वालिटेटिव, जिसमें रिसर्च प्रॉपर डिटेल अंडरस्टैंडिंग होगी, डिटेल नरेट किया जाएगा दैट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो मेथड्स क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसके अलावा एथिकल कंसीडरेशन, एथिकल कंसीडरेशन मींस यहाँ पे हम क्या नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बाइज्ड नहीं होंगे, हम जो भी चीजें हैं उनको एक्चुअल पढ़ेंगे। ये नहीं कि मैं इनको जानती हूँ तो मैंने इनको पूरी क्लास में इनको फेवर करना स्टार्ट कर दिया, बाकियों को इग्नोर कर दिया। एवरीवन इज इक्वल फॉर मी। तो मैं यहाँ पे क्या रहूंगी, एथिकली कुछ स्टडी एथिक्स के साथ पढ़ाऊंगी, मतलब एथिकली अपने पढ़ाने के तरीके में मैं एथिक्स को हमेशा प्रायर पर रखूंगी कि मुझे आई शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली। सो एथिकल कंसीडरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च एथिकली and respecting participants. Is it clear? Then again वही repeat हो गया ये। Contemporary issues वो टॉपिक में साथ में देखेंगे। Is it clear? यहाँ methods, इज इट क्लियर? तो थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ कि किस अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं अपन सोशियोलॉजी। तो बेसिकली सोशियोलॉजी मींस सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। methods, we should use qualitative methods, quantitative methods and some ethical consideration, or you can say we should focus on value neutrality, right? हर किसी को हम इक्वालिटी के साथ देखेंगे, बाइसनेस नहीं रखेंगे while doing स्टडी ऑफ द सोसाइटी। ऐसा नहीं कि हम अपर कास्ट वालों को फेवर कर रहे हैं, लोअर कास्ट वालों को फेवर नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें नहीं। वी शुड बिकम अ न्यूट्रल while स्टडिंग द सोसाइटी, एंड वी शुड स्टडी सोसाइटी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वी विल स्टडी द सोसाइटी। क्लियर? हटा दूं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अभी तक? Is there any question? You can type your question if you have any.
ओके, जनरल थिंग, सोसाइटी में चेंजेस कैसे होते हैं? हाउ सोसाइटी ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी? सोसाइटी क्या खुद में अपने आप चेंजेस लेकर आती है? कुछ इंसिडेंट और इंस्टेंसेस होते हैं जिनकी वजह से कुछ चेंजेस होते हैं, और यू कैन से कोई भी चेंज सोसाइटी में अपने आप नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक क्राइसिस इन 2008, क्या वो अपने आप आया था? क्या वो एकदम से आ गया था सडन? नहीं। हुआ क्या था? देयर वॉज अ मैन हु वेंट टू द रेस्टोरेंट फॉर डिनर। डिनर के बाद जब पे करने की बारी आई तो ही रियलाइज्ड कि उसका वॉलेट घर पे रह गया। एट दैट मोमेंट उसके माइंड में एक आइडिया जनरेट हुआ, क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि जिससे अगर लोगों का वॉलेट, लोगों को हर टाइम अपने वॉलेट में कैश रखना या हर टाइम वॉलेट साथ में रखने की जरूरत ही ना पड़े। एट दैट टाइम दिस क्रिएट और दिस लीड टू द इन्वेंशन ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड, राइट? अब क्रेडिट कार्ड हुआ क्या? स्टार्टिंग में क्रेडिट कार्ड इन्वेंट हो गया। अब क्रेडिट कार्ड इन्वेंट होने के बाद क्या किया जाने लगा? जब क्रेडिट कार्ड इन्वेंट हुआ था तो क्रेडिट कार्ड किन लोगों को दिया जा रहे थे? जिनकी मार्केट वैल्यू हो, जिनके पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी हो, जिनके अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो, राइट? दे हैव अ सम क्रेडिबिलिटी, राइट? जिस मतलब हर चीज को देखकर तब, और क्रेडिट कार्ड देने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता था। लोन वगैरह देने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता था, कितनी प्रॉपर्टी क्या है या नहीं है, क्या ये हमारा लोन पे कर भी पाएंगे या नहीं, पे बैक, यस और नो, ये सब चीजें चेक की जाती थी। जब धीरे धीरे ये चीजें स्टार्ट हुई, ग्रेजुअली टाइम हैज बीन चेंज। क्या हुआ सोसाइटी में? बैंक ने क्या कर दिया? अपने रिफॉर्म्स इजी कर दिए। अब बैंक हर किसी का बैकग्राउंड चेक करने नहीं जाती है, आपने नोटिस किया होगा। बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया। बैंक ने लोगों को जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है उनको भी कार्ड देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? लोगों में उनकी इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गए। क्यों? क्योंकि अब उनके पास क्रेडिट कार्ड है। अब वो 1 लाख कमा नहीं रहे, लेकिन महीने का 1 लाख उनके पास फ्री में है, वो खर्च कर सकते हैं। यस और नो? लिमिट के अकॉर्डिंग रहता है ना। ना तो बैंक चेक कर रही। पहले के टाइम में आप कंपैरिजन करो, पहले के टाइम में क्या था? बैंक पूरा बैकग्राउंड चेक कर रही थी, बैंक सामने वाले की क्रेडिबिलिटी देख रही थी, मार्केट वैल्यू देख रही थी। इन सब को देखने के बाद बैंक एक लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड और लोन दे रही थी, राइट? विथ इंटरेस्ट। अभी क्या हो गया? इंटरेस्ट भी 0 कर दिया है। बैंक ने क्या कर दिया है? ये सब चीजों, ये सारे रिफॉर्म को सरपास कर दिया है, और बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या दे रही है? लोगों को क्रेडिट कार्ड और लोन दे रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिफॉल्टर का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। और ऑल दीज थिंग्स, और यू कैन से द चेंजेस in the banking system or banking reform leads to the economic crisis 2008. इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गए, यस। उसी की वजह से तो क्या हुआ? परसेंटेज ऑफ डिफॉल्टर बढ़े, जिसकी वजह से क्या हुआ? इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 हैपेंड। हुआ कि नहीं हुआ? दैट मीन्स कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि कोई भी सिस्टम में जो चेंज आ रहा है वो एक दिन में नहीं आता, और वो चेंज किसी इंडिविजुअल से नहीं आता। सोशल फोर्स आया, सोशल फोर्स ने आइडिया तो एक से जनरेट हुआ, क्रिएट करने का इन्वेंशन हो गया, लेकिन उस इन्वेंशन के पीछे के रीजन इंडिविजुअल नहीं था, सोशल फोर्सेस एक दूसरे को देख के, दे हैव अ क्रेडिट कार्ड, वी कैन डू मोर इन्वेस्टमेंट और मोर एक्सपेंडिचर देयर रेदर देन देयर इनकम। इनकम कम है लेकिन इनकम से ज्यादा हम खर्चे कर रहे हैं, फिर हमारे पास इनकम है नहीं तो हम डिफॉल्टर हो गए। तो ऐसे करते करते कितने डिफॉल्टर हुए, जिसके वजह से क्या हुआ? बैंक सफर्ड फ्रॉम क्राइसिस लीड्स टू द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 2008। तो ये सब कहने का मतलब ये है, चीजें किसकी वजह से हो रही हैं? एक सोशल फोर्स होता है जिसकी वजह से होती है, राइट? दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी निगेटिव। इसी की वजह से क्या आया था? रिसेशन अमेरिका में, जिसमें अप्रोक्सीमेट 16% ऑफ इंडिविजुअल जो काम कर रहे थे, वर्कफोर्स, वो डिक्लाइन किया था। 16% बहुत मेजर होता है, राइट? तो ग्रेट, ये सब चीजें किसकी वजह से आई? इसी वजह से तो आई। आज आप देखो हमारा इन्फ्लेशन क्यों हाई है,
उसका कहीं ना कहीं रीजन क्या एक ही दिन में रीजन जनरेट हुआ? नहीं, धीरे धीरे चीजें बढ़ी हैं और इंडिविजुअल नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेस वर द मेजर रीजन जिसकी वजह से ये सब हुआ है। सिमिलरली यहीं पर मैं बात करूं, हमारा उठना, बैठना, सोचना, हमारी फीलिंग, हमारे थिंकिंग, हमारे इमोशंस, आर ऑल दीज इंटरनल और एक्सटर्नल? ऑल आर एक्सटर्नल। हमारा कुछ भी खुद का इनिशिएटिव है ही नहीं, खुद का इंडिविजुअल का है ही नहीं। इंडिविजुअल तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सोसाइटी एग्जिस्ट। सोसाइटी हमें फोर्स करती है। अगर इंडिविजुअल होता तो टीचर की जॉब सबसे अच्छी है, टाइम टू टाइम की जॉब है, ना कोई मेहनत है और कुछ इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वैल्यू टीचर से ज्यादा एक आईएएस की है, जबकि देखो उस आईएएस को एक टीचर ही बना रहा है, लेकिन वैल्यू किसकी है? आईएएस की है। इसलिए एवरीवन वांट्स टू बिकम एन आईएएस, नो वन वांट्स टू बिकम अ टीचर। यस और नो? तो कौन फैक्टर क्या है? सोसाइटी डिसाइड कर रही है। इज इट क्लियर? ये वही है सारा जो समझा रही हूं। That on the some level social forces exist outside the control of individual. Economic crisis control में नहीं थे, outside the control of individual. Clear? These social forces do not originate from the pupil experience them. जो उनको experience करता है उससे create नहीं हुए हैं, ये external होते हैं, right? From the time we born, the pupil around us seek to impose upon us their thinking, feeling, acting, जो हमारे हाथ में नहीं है। हम जो कर रहे हैं एक्ट वो हमारे हाथ में नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो सोशल फोर्सेस हैं, ना तो हमने क्रिएट किए हैं और ना हम ये जानते हैं कि ये क्रिएट किए किसने हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें नहीं पता। जो भी हम पे हम कहते हैं ना कि पापा कास्ट की बात करते हो, ये कास्ट आखिर बनाई किसने है? हु क्रिएट दिस कास्ट सिस्टम? हमें नहीं पता, ना हमारा है और ना हमें पता है किसका है, लेकिन फिर भी ये हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है। दैट इज योर सोशल फोर्स। यही लिखा होगा। The society is a real entity that has a life that extends beyond individual. Not only do social force exist outside individual, सिर्फ रहता नहीं है, but they also have coercive power. Coercive power means to control individual. Social force है जो individual को control भी कर रहा है. When people freely and unthinkingly conform to social forces, that power is not felt or felt hardly at all. That means जब तक आप social forces को मान रहे हो तब तक आपको वो पावर नहीं लगती, आप उसको इजीली लेते हो। लेकिन जब आप उस सोशल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो आपको क्या लगता है? यू गेट टू नो द एक्चुअल पावर। जैसे मैं बात करूं ट्रिपल तलाक सिंपल चल रहा था सोसाइटी में, लेकिन जब तक सिंपल चल रहा था आपको पता ही नहीं चला कि पावर क्या है। लेकिन जब एक इंडिविजुअल ने उस ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया, दैट पर्सन एक्चुअली फील द पावर कि सोशल फोर्स के अगेंस्ट बोलना कितना मुश्किल है, क्योंकि सोसाइटी में वो चीज लॉ है, उसको चेंज करना नीड एक्स्ट्रा एफर्ट्स। राइट? क्लियर है? सोशल फोर्स इज क्लियर। नेक्स्ट, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है? मैं आपसे बात कर रही हूं, आपने इमेजिन कर लिया, आपको कोई डाउट आया, आपने या कुछ भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, आपने इमेजिन कर लिया कि अगर मैं मैम से डाउट पूछूंगा तो मैम ऐसे एक्ट करेंगी। दैट मीन्स आपने इमेजिन कर लिया ये कि अगर मैं कोई भी एक्शन करूंगा तो उसके रेपरकशन और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। दैट इज नथिंग बट अ सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। Why sociological imagination is helpful? It is very helpful in your bureaucracy. जब भी कोई आप एक्ट बनाते हो, जब भी कोई आप स्कीम बना रहे हो, तो उससे पहले एक इमेजिनेशन कर लेते हो ना कि हमने सपोज स्कीम बनाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
तो हमारा इमेजिनेशन पहले ही हो गया कि हम ये स्कीम बना रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या होगा, गांव पीपल विल, द रूरल एरियाज विल कनेक्ट टू द अर्बन एरियाज, राइट, ट्रांसपोर्टेशन विल इजिली वर्क, राइट, यही तो हमने इमेजिन कर लिया। इस इमेजिनेशन से हम फ्यूचरिस्टिक और सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं, राइट। एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल को उसने पहले ही कर लिया कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, यस। तो सोशलॉजिकल इमेजिनेशन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, राइट। और ये है क्या सोशल इमेजिनेशन, हाउ यू आर एक्टिंग इन द सोसाइटी, हाउ यू आर इंटरेक्टिंग इन द सोसाइटी, राइट। जैसे अबॉलिशन ऑफ सती, सती प्रथा था, सती प्रथा क्या था, सोशलॉजिकल इमेजिनेशन। आपने सोच लिया कि भाई इफ माय हस्बैंड विल डाई आई विल आल्सो डाई विथ माय हस्बैंड, ये प्रोसेस चलता जा रहा है। अब आपने एक सिस्टम क्रिएट किया कि व्हाई शुड आई डाई, वी आर डिफरेंट, वी बोथ हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, if I will die, my husband will also die, no, then why I should die with him, right। ये सारे और अगर मैं इस चीज को नहीं मानती हूं तो what are those consequences, क्या होंगे, how society will act, how I will act, how things will act, how the things will go, right। तो ये सब चीजें क्या हैं आपकी सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। इट इज अ क्वालिटी ऑफ माइंड दैट अलाउ पीपल टू सी how larger social forces shape their life। सिंपल चीज है कि ये क्या है, एक माइंड का आइडिया या क्वालिटी ऑफ माइंड है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कैसे सोसाइटी वर्क करेगी, ये सब चीजें। इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज फ्रॉम बर्थ टू डेथ that make up a person life and is saved by the society। ये क्या है, डे टू डे एक्टिविटी है कि जिससे पर्सन की लाइफ क्या चल रही है, क्या है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये कौन डिसाइड कर रहा है, आपका सोशलॉजिकल इमेजिनेशन आपको बता देती है। जैसे आज आप हो, आप आज क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट टू बिकम यू वॉन्ट टू बिकम एन IAS, राइट, ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हो, क्यों, आपने इमेजिन कर लिया है पहले ही कि इफ आई विल बिकम अ ब्यूरोक्रेट माई लाइफ विल move smoothly, I have a power, I have a social and economic status, right, ये सब चीजें होगी, प्लस I can do better work for the welfare of the society। एक सोशलॉजिकल इमेजिनेशन कर ली ना, तभी तो आप ब्यूरोक्रेट की तैयारी कर रहे हो UPSC की। अगर क्यों इमेजिनेशन कर ली, इमेजिनेशन तो दूसरी भी आई, I can become a thief, ईजी है, सोसाइटी में पावर भी रहेगी, इकोनॉमिक पावर भी रहेगा, स्टेटस भी रहेगा, फिर चोर क्यों नहीं बन रहे हो, क्योंकि सोसाइटी में डिग्निटी नहीं होगी, समझ रहे हो, वो दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम। ये कैसे डिसाइड किया, सोशल फोर्सेस के थ्रू डिसाइड किया कि वो क्राइम है, ये अच्छी डिग्निटी वाला काम है, दूसरा प्रेस्टेज वाला काम है, और किसके बेसिस पे डिसाइड, और सोशल फोर्सेस के थ्रू आपने क्या कर लिया, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन कर ली, तभी तो डिसाइड करना इजी हो गया, राइट। सोशल फोर्सेस आर एनी ह्यूमन क्रिएटेड वेज ऑफ डूइंग, सिंपल सी चीजें हैं जो मैं बता रही हूं, ठीक है। सोशल फोर्सेस आर कंसीडर एक्सटर्नल एंड इम्पर्सनल, क्लियर है। दैट मीन्स पीपल वॉकिंग ऑन द ऑलरेडी अप्रूटेड पाथ इन द ग्रासलैंड, एक कोई पाथ बना हुआ है, सोशल फोर्सेस क्या है, जो पाथ बना हुआ है आप उसी पे तो चल रहे हो, कुछ डिफरेंट तो नहीं चल रहे हो। अभी समझ आ रहा है या दिमाग के ऊपर से जा रहा है, चीजें समझ आ रही है ना, मैं सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट बता रही हूं, मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, क्लियर, कि सोसाइटी वर्क कैसे करती है, आप लोग यहां तक पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो। सोशलॉजिकल इमेजिनेशन, सपोज कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होगा आपके माइंड में, आपने सोचा होगा इसके रिपरकशन क्या है, इसके क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, दोनों का आपने समहाउ एक सोशलॉजिकल इमेजिनेशन कर लिया, उसके बाद यू डिसाइड कि मेरे को सोशलॉजी ऑप्शनल लेना है, yes or no, तो things will work in that way only, clear। and why it is important to develop the sociological imagination, better understanding, खुद के बिहेवियर को भी समझ पाओगे, predict the response कि सामने वाला रिस्पॉन्स क्या करेगा, right, प्लस anticipated the consequences कि सोसाइटी में जो हम जो एक्शन कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब पता है। आज यूपीएससी के उसमें आ गए हो आप, एंट्री अगर फॉर एग्जाम्पल भगवान ना करे सिलेक्शन ना हुआ तो यू आर रेडी, जो भी रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दोज कॉन्सिक्वेंसेज, ईदर पॉजिटिव
और निगेटिव सब कैलकुलेशन कर कर ही आए हो ना, दैट मीन्स सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन आपकी हेल्प करेगी इस चीज में, और यही क्वालिटीज आपको चाहिए टू बिकम अ गुड सिविल सर्वेंट. यस, what is sociology? We have discussed it is a systematic and scientific study of the society, focus on social forces that shape human action. It try to understand human behavior in social context. Example, deviance, casteism, male domination. Deviance means सोसाइटी के कुछ रूल्स नॉर्म्स रेगुलेशन है, जब तक आप उन्हें फॉलो कर रहे हो यू आर नॉर्मल, और जब आप उनके अगेंस्ट काम कर रहे हो यू एक्ट एज अ डेविएंट. ठीक है, तो जब आप सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मान रहे हो दैट मीन्स यू आर बिकमिंग डेविएंट. हाँ, पैथोलॉजिकल भी होता है, दैट ऑल्सो लीड टू पैथोलॉजिकल. डेविएंट इमिल डुर्खाइम ने बोला है, पैथोलॉजिकल मर्टन ने बोला है. तो चीज एक ही है लेकिन अलग अलग स्कॉलर्स यूज डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज. क्लियर? Sociology as a disciple we have discussed. It is a combination of two words. एक बार रीड करो इसको रीड कर लो एक बार. क्लियर है? लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट यूनिट. राइट, in our first unit the main heading of the topic is sociology as a disciple. इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक इज मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज in Europe. Write it down. First unit sociology as a discipline. Under this first A लिखिए, modernity and social change in Europe and emergence of sociology. And emergence of sociology. B लिखिए, scope of subject and comparison with other social science. Scope of subject and comparison with other social science. Next, C लिखिए, sociology and common sense. Sociology and common sense. क्लियर? सो हमारा फर्स्ट जो है सोशोलॉजी एज अ डिसिपल. एक्चुअली हुआ क्या था, सोशोलॉजी जो है दैट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, द लॉन्ग पास्ट और अ शॉर्ट हिस्ट्री. वाई? लॉन्ग पास्ट की हम बात करें तो सोशोलॉजी मीन्स सोसाइटी तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है. दैट मीन्स जब से यूनिवर्स है तब से सोसाइटी एग्जिस्ट कर रहा है. दैट्स वाई इट हैज़ अ लॉन्ग पास्ट. लेकिन हिस्ट्री शॉर्ट क्यों है? बिकॉज सोशोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिपल
वो कब स्टार्ट हुआ है? 17th 18th सेंचुरी में एक सेपरेट डिसिपल स्टार्ट हुआ है. दैट्स वाई सोशियोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री. इज इट क्लियर? क्योंकि सोसाइटी तो बहुत पहले से ही है, तो पास्ट तो है, लेकिन सेपरेट डिसिपल कब बना? वो जब सोशियोलॉजी एक सेपरेट डिसिपल बन गया, तभी से तो हिस्ट्री स्टार्ट होगी. दैट्स वाई इट हैज अ शॉर्ट हिस्ट्री बट लॉन्ग पास्ट. शॉर्ट हिस्ट्री क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेजरली फोकस क्या था? व्हाट ऑट टू बी, मतलब सोसाइटी होनी क्या चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करते थे, रेदर देन what is society and how it is society and why it is society. सोसाइटी क्या है, क्यों है, कैसे है, उस पे फोकस होना चाहिए था. लेकिन फोकस किस पे है? what ought to be, मतलब सोसाइटी क्या होनी चाहिए, रेदर देन कि सोसाइटी क्या है. आज सोसाइटी क्या है, हमारा उस पर फोकस नहीं है कि सोसाइटी की जितनी इल एक्टिविटीज हैं उनको हम खत्म करें, लेकिन हमारा फोकस क्या है? जैसे हम फैमिली में भी बात करें तो आज फैमिली हमारी क्या है, कैसे डेवलप करें, उस पर फोकस नहीं हम. जबकि हम घर पे बैठ के क्या करते हैं? हमें मॉडर्न होना चाहिए, हमें एजुकेशन लेना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, हम उस पर फोकस ज्यादा करते हैं रेदर देन कि क्या है, व्हाट इज, व्हाई इट इज. आवर फोकस शुड बी ऑन दिस थिंग. क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट सोशियोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री. क्लियर? हाउ सोशियोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे आया सोशियोलॉजी एग्जिस्टेंस में? बेसिकली इसके आने का एक पर्टिकुलर टाइम और टाइम फ्रेम है. मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 14th 15th सेंचुरी यूरोप में डार्क एजेस थे, रिलीजन डोमिनेट कर रहा था, एजुकेशन पर्टिकुलर लोगों के लिए ही थे, दैट बिलोंग टू अपर क्लास और प्रीस्ट और एलीट क्लास, राइट. फ्यूडलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग था, राइट. इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, तो वो डार्क एजेस थे वहां पर. उस डार्क एजेस की वजह से और क्या हुआ था, डार्क एजेस थे, उस डार्क एजेस में धीरे धीरे क्या हो रहा, कुछ लोगों ने डेविएंट नेचर डेवलप करना स्टार्ट किया. दैट मीन्स मार्टिन लूथर बोले कि वो भी रिलीजन को मानते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि रिलीजन हमारा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ऐसा रिलीजन नहीं है, चर्च का जो डोमिनेशन हो रहा है कि सिर्फ प्रीस्ट ही एजुकेशन ले सकते हैं, ये गलत है. तो मार्टिन लूथर ने अपना एक अलग चर्च बनाया जिसमें वो क्या परफॉर्म कर रहे थे? इक्वलिटी परफॉर्म कर रहे थे, एजुकेशन फॉर ऑल परफॉर्म कर रहे थे, राइट. फिर कॉपरनिकस एंड ऑल, गैलीलियो एंड ऑल, इन लोगों ने रिसर्च स्टार्ट की जिससे ये प्रूव हुआ कि सिर्फ ऐसे ही सन नहीं है, सन अर्थ इज सराउंडिंग द सन, मून है, स्टार्स हैं, ये सब एग्जिस्टेंस है और इनको प्रूफ करना, प्रूफ इनके लिए थ्योरी देना स्टार्ट किया. तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो बेसिकली ये सब कहाँ से थे? ये इंडिया के नहीं थे, ये सब क्या था? यूरोपियन सोसाइटी. तो वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में ये सारे चेंजेस हो रहे थे. जब ये सारे चेंजेस हो रहे थे तो वहां पर जो सोसाइटी थी दैट वाज द ट्रेडिशनल सोसाइटी, और जो चेंजेस हो रहे थे उस सोसाइटी को बोला मॉडर्न सोसाइटी. तो सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम द डार्क एरा टू रेनाइसा. दैट ट्रांजिशन फेज इज कॉल्ड एज the modernity, or you can say onset of modernity. The process is called modernization that lead to onset of the modernity. मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी प्रेजेंट चीज अगर हम ट्रेडिशनल मानते हैं और इसमें कोई चेंज हो रहा है तो वो किसकी तरफ होगा? चेंज मॉडर्निटी की तरफ होगा. जैसे हमने अबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, अबॉलिशन ऑफ सती, क्या कर रहे हैं? ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोसाइटी. यस, ब्रेक कर रहे हैं, और ब्रेक करके चीजें किसमें कन्वर्ट होंगी? मॉडर्निटी की तरफ आएंगी. दैट मीन्स आज हम धीरे धीरे किसकी तरफ आ रहे हैं? डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं, मॉडर्निटी की तरफ आ रहे हैं. तो जो ब्रेक डाउन हो रहा था फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोसाइटी, दैट लीड टू द ऑनसेट ऑफ मॉडर्निटी. Modernity in its literal sense means a departure from past or from traditional. It means all those changes which are visible, tangible in the society considered as the modernity. According to Richter, it means new thinking, different thinking, rationally thinking. सिंपल सी चीज है. रिचर इज अ स्कॉलर, जो बात कर रहे थे कि पहले लोग क्या कर रहे थे,
रिलीजन के बेसिस पर, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, न्यू थिंकिंग, लोगों की नई सोच, नया आइडिया, डिफरेंट थिंकिंग जो चल रही है उससे अलग हटके उन्होंने सोचना स्टार्ट किया। अब भगवान इंद्र की पूजा करने से बारिश नहीं, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, मतलब डिफरेंट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनल थिंकिंग, राइट, scientific temper has been emerged. It all leads to the transformation of society. That means rationalistic transformation of society. Society में क्या हुआ, rational transformation, मतलब logic has been emerged. समझ में आया? अब ये नहीं कि ठीक है सब बोल रहे हैं कि वर्शिप करो तो वर्शिप कर रहे हैं, नहीं, हर किसी के गॉड अलग अलग हैं, आज हर किसी की फेथ वैल्यू अलग अलग है, हर किसी का बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। यस, तो ये क्या चल रहा है, मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो मीन्स रेशनलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। कि सोसाइटी में क्या है, रेशनलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उस सोसाइटी में रेशनल वर्ड हेयर इज मीन्स द लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल आइडियाज, लॉजिकल बिलीफ, न्यू थिंकिंग, न्यू आइडियाज, break down from the traditional ideas that leads to the rationalistic transformation of the society called as modernization. Clear? Clear है यहाँ तक? So this is our first topic, emergence of sociology as a disciple. Under this first topic is modernity and social changes in Europe and emergence of sociology. यहाँ पर हम start करेंगे अपना first topic. First thing, what do you mean by modernity? How modernity come in the society? What is the breakdown? That means क्या थी traditional society जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि onset of modernity is there, right? What are those social changes? जैसे कि मैंने आपको बताया Renaissance, Enlightenment और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब चीजें थी. सो दीज ऑल दीज आर द सोशल चेंज. वी नीड टू डिस्कस ऑल दीज सोशल चेंज इन डिटेल. यही हो रहे थे यूरोप में और इसी की वजह से क्या हुआ, फाइनली लीड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी और इमर्जेंस ऑफ सेपरेट डिसिपल एज अ सोशियोलॉजी. क्लियर? स्टार्ट करें. अपना फर्स्ट टॉपिक इज मॉडर्निटी. Modernity. As we have discussed, European society was going through a process of social changes which was later called as onset of modernity, जिसकी वजह से क्या हुआ, finally lead to the emergence of sociology. So now there are so many questions in your mind like what changes were happening in the Europe at that time. क्या क्या वो चेंजेस हो रहे थे यूरोपियन सोसाइटी में. सेकंड, हाउ दीज चेंजेस इम्पैक्टेड द सोसाइटी. चेंजेस हो रहे थे ठीक है, लेकिन इन चेंजेस ने कैसे उस सोसाइटी को इम्पैक्ट किया, यूरोपियन सोसाइटी को इम्पैक्ट किया. तो इसको क्यों बोला गया, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑनसेट ऑफ द मॉडर्निटी. क्यों इसको ऑनसेट ऑफ मॉडर्निटी बोला गया. हाउ कम दिस चेंजेस सोशल कंडीशन, जो सोशल कंडीशन थी उनकी वजह से कैसे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिपल. ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे. मैंने अभी बताया आपको, फिर रिपीटेशन चल रहा है. मैंने अभी बताया कि सोसाइटी क्या थी, क्या चेंजेस आए, कैसे वो चेंजेस आए, क्यों हमने इसको बोला ऑनसेट ऑफ मॉडर्निटी, और कैसे इन चेंजेस की वजह से एक नया सेपरेट डिसिप्लिन स्टार्ट हो गया, दैट इज सोशियोलॉजी. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड. We will look these changes in a one by one manner, right? सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपियन सोसाइटी को. देखो आप क्या थी उस टाइम पे. ब्लैंक बोर्ड लूं या दिख रहा है, यहां से क्लियर हो रहा है, दिख रहा है ना. आप समझो हुआ क्या था यूरोपियन सोसाइटी में. एट दैट टाइम यूरोपियन सोसाइटी में फ्यूडलिज्म वाज देयर. फ्यूडलिज्म का मतलब है यहां पर
द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड वर वेरी हाई. लैंड इज द सोर्स ऑफ पावर. यूरोपियन सोसाइटी में चर्च डोमिनेशन था, फ्यूडलिज्म बहुत हाई था. लैंड वॉज द सोर्स ऑफ पावर. दैट मीन्स देयर आर सम पीपल, यू कैन से किंग, राइट, और स्टेट, जिसके पास क्या थी, अथॉरिटी थी. तो वहां पर क्या था, उनके पास, जिनके पास ज्यादा लैंड है उनके पास पावर है. जो लैंडलेस है, लेबर है, वो उनको लैंड, पावरफुल लोग एक्सप्लॉयटेटिव कर रहे हैं, जबकि पूरा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, लैंड पे काम कौन कर रहा है, लेबर कर रही है. लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर क्या है, जीरो. और पावर किसके हाथ में है, जो फ्यूडल लोग थे उनके हाथ में पावर है. पहला फ्यूडल सिस्टम. दूसरा क्या था वहां पे, चर्च का डोमिनेशन, रिलीजन. चर्च का डोमिनेशन इतना ज्यादा था कि इवन किंग भी क्या कर रहा था, किंग को भी डिसीजन के लिए, किंग से ज्यादा वैल्यू किसकी थी, प्रीस्ट की थी. किंग को भी डिसीजन किससे पूछ के करने पड़ रहे थे, कुछ कुछ प्रीस्ट से पूछ के करने पड़ रहे थे. तो डोमिनेशन ऑफ चर्च इज देयर. देन एजुकेशन. एजुकेशन की जो थी, सबसे पहले तो एजुकेशन किस लैंग्वेज में थी, जो एलिट लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में थी. प्लस एजुकेशन इज नॉट ओपन फॉर ऑल. एजुकेशन कौन ले सकता था, वो लोग जो दोज हु आर एलिट क्लास, और उस एलिट में भी कौन, पावरफुल प्रीस्ट. तो क्योंकि लैंग्वेज ही उनको समझ में आती थी, तो एजुकेशन भी क्या चल रही थी उनकी, एक पर्टिकुलर लोगों के ही पास थी एजुकेशन, राइट. इसके अलावा तो जब ये सारी चीजें थी तो सोसाइटी कैसी हो रही थी, इलिटरेट रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि आम जनता के पास पढ़ने के लिए कुछ पावर ही नहीं है, राइट. चर्च का डोमिनेशन था, तो सब चीजें किस पे चल रही थी, सुपर नेचुरल चल रही थी, राइट. प्लस लैंड भी किसके हाथ में है, पर्टिकुलर लोगों के हाथ में है, जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, राइट, और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा था. यस, एंड ऑल दीज थिंग्स लीड टू डार्क एजेस इन द यूरोपियन सोसाइटी. क्लियर हुआ, आई एम रिपीटिंग दिस. डार्क एजेस क्या था, डार्क यूरोपियन सोसाइटी में सबसे पहले हमने बोला ट्रेडिशनल सोसाइटी को समझने की जरूरत है कि क्या थी ट्रेडिशनल सोसाइटी. तो एट दैट टाइम देयर वाज अ डार्क एजेस. व्हाट वाज डार्क एजेस, फ्यूडलिज्म वर वेरी हाई वहां पर, मतलब सोसाइटी वाज अ फ्यूडल, डोमिनेटेड बाय द फ्यूडलिज्म. दैट मींस इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड इज देयर. लैंड इज द सोर्स ऑफ पावर. जिसके पास जितनी लैंड है उसके पास उतनी पावर है, राइट. तो ये चीज थी. डोमिनेशन ऑफ चर्च वाज देयर, और तो वहां पर प्रीस्ट की इंपॉर्टेंस हो गई. एजुकेशन बहुत ज्यादा, एजुकेशन किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिनके लिए भी एजुकेशन थी, तो पहली प्रॉब्लम लैंग्वेज प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, लैंग्वेज के, इसके लिए एजुकेशन कौन किसके लिए अवेलेबल थी, ओनली टू द अपर और डोमिनेट पीपल के लिए, राइट. इवन किंग इज मोर, सॉरी, प्रीस्ट इज मोर पावरफुल देन किंग. और किंग का कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, किससे, अपनी प्रजा से, राइट. तो किंग का कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था कॉमन पीपल से, राइट. तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, सोसाइटी इज इलिटरेट, सुपरनैचुरल पावर्स वर देयर, एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, all these things exist which further leads to dark ages in the European society. Clear? तो dark ages क्यों था, इसकी वजह से क्या हुआ, दिस इज द अप्रोक्सीमेट 13-14 सेंचुरी तक ये चल रहा था. जब 13-14 सेंचुरी तक ये चला, तो विद द एडवेंट ऑफ 14th सेंचुरी में क्या हुआ, देयर इज अ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट टुक प्लेस. डेवलपमेंट यहां पर होना स्टार्ट हो गए. कैसे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गए, साइंस की, मैंने बताया ना आपको कि मार्टिन लूथर वगैरह 18th सेंचुरी के आसपास आए थे. उससे पहले कई सारे स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट कर दिया कि सोसाइटी में अब रिलीजन की इंपॉर्टेंस क्यों हम एजुकेशन नहीं ले सकते, क्यों लैंड हमारी, हम उस लैंड पे काम कर रहे हैं, स्टिल हमारे पास पावर नहीं है, वो लैंड हमसे बिलोंग नहीं करती है. मतलब हर चीज को लोगों ने क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट कर दिया.
जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ डेवलपमेंट हो रहे थे 17th सेंचुरी के आसपास। क्या हुआ, फ्यूडलिज्म को डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। फिर कुछ स्कॉलर्स आए लाइक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने भी क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। इन्होंने बोला पावर सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने बोला पावर शुड नॉट बी इन द हैंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, की एक सेंट्रल अथॉरिटी हो उसके पास पावर हो, नहीं। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर शुड बी देयर, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, देयर शुड बी अ सेपरेशन बिटवीन द पावर। ये नहीं कि हर किसी की पूरी पावर एक के हाथ में कर दो, तो एक के हाथ में कर दोगे तो सोसाइटी में क्या रहेगा, क्योस तो रहेगा ही, क्योंकि डोमिनेशन बन जाएगा इंडिविजुअल का। तो मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर शुड बी देयर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, सबका पावर क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। रूसो ने क्या बोला, रूसो ने कहा, कुछ ऐसे ऐसे स्कॉलर्स आए ना, तो रूसो ने कहा कि एवरीवन हैव अ अथॉरिटी टू चूज देयर किंग और लीडर और हेड, कि हर किसी के पास पावर होनी चाहिए अपना किंग, अपना रूलर, अपना हेड चूज करने का। ये नहीं कि हेरिडिटी चल रही है कि राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं। तो इस तरीके के थॉट प्रोसेस पेपर में पब्लिश हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक स्पार्क क्रिएट हो रहा था, राइट। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो लोगों को लगेगा ना कि, अब सिंपल सी चीज है, जब आप पढ़ते हो तो जो जितना ज्यादा पढ़ता है उतनी ज्यादा उसकी नॉलेज एक्सपेंड होती है। तो जब ये लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ये चीजें, ये व्यूज एक्सचेंज हो रहे थे, लोगों को समझ, ये चीजें लोगों को प्रोवोक कर रही थी टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्यों हमें एजुकेशन नहीं मिल रही है, क्यों हम सब, जब सोसाइटी का बेस हमारे ऊपर है, वी आर द लेबर, लैंड पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन, स्टिल वी लिव इन पॉवर्टी। क्यों, व्हाई दिस सिस्टम एग्जिस्ट, इस तरीके से क्यों एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, व्हाई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, इस सब की चीजों और इन सब रीजन की वजह, और ऊपर से इनके प्रोवोक करने वाले रिव्यू, प्रोवोक करने वाले इनके ओपिनियन, आइडियाज, इन सब की वजह से क्या हुआ, चेंजेस इन द सोसाइटी, सोसाइटी में चेंजेस होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, ऑनसेट ऑफ मॉडर्निटी। जब ये थॉट प्रोसेस चेंज हुए तो सोसाइटी में क्या हुए, चेंजेस होना स्टार्ट हुए। अब वो चेंजेस कौन कौन से थे, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट, रेनाइसा, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। जब ये सारे थॉट प्रोसेस आए, ये सारे थॉट प्रोसेस की वजह से कौन कौन से चेंजेस हुए, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट, रेनाइसा, which further lead to the emergence of modernity. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? शुड आई रिपीट और कंटिन्यू करूँ आगे? कंटिन्यू, ठीक, क्लियर। अब हमें डिस्कस करना है वन बाय वन ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट। जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो लास्ट में आई विल ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, जिससे आप सारी चीज़ों को, अभी तो डिटेल में कर रहे हो, फिर सारी चीज़ों को एक लिंक के साथ सिस्टमैटिक आपको वो लर्न भी करना होगा, जिससे एक कहानी की तरह समझ आ रही है ना चीज़ें, तो उससे आप
रिलेट कर पाओगे, कोई पॉइंट आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट विथ कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन। कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन क्या हो रहा था सोसाइटी में? आप सबको पता है पहले देयर वाज ओनली अ लैंड रूट, सिर्फ एक ही रूट था, लैंड रूट। और वो लैंड रूट भी, अगर आपको ज्योग्राफी हुई है आप लोगों की तो आपको आइडिया होगा कि जो हमारा लैंड रूट था, तो यूरोपियन कंट्रीज से ही जो कंट्रीज लैंड के थ्रू कनेक्ट थी वहीं तक हमारा जो ट्रेड हो रहा था वो ट्रेड वहीं तक फ्लरिश कर रहा था, राइट। तो बीच में क्या था, इटली जो था ना, इटालियन कंट्रीज, तो वहां से ट्रेड जा रहा था, क्योंकि ये सबसे कनेक्टेड था, तो दैट वाज द सोर्स। तो इसकी मोनोपोली बहुत हाई थी और इसकी वजह से यहाँ पर टैक्सेस वगैरह, ट्रांसफर ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहाँ पे हर चीज हाई थी। कोई मोनोपोली है तो वो तो हाई रखेगा ही। धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रेड और ज्यादा बढ़ने लगा। जब ट्रेड बढ़ने लगा तो आपको पता है 1498 वास्को ड गामा, धीरे धीरे डिस्कवरीज बढ़ने लगी। तो हमने क्या डिस्कवर किया स्कॉलर्स ने, लैंड के साथ क्या पहले लैंड रूट था, रूट कौन सा डिस्कवर हो गया, सी रूट डिस्कवर हो गया। जब सी रूट डिस्कवर हो गया तो यहाँ की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब हमें इसके थ्रू जाना ही नहीं पड़ेगा। और जब सी रूट डिस्कवर हो गया तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से हमारा ट्रेड और ज्यादा एक्सपेंड करने लगेगा। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, स्पाइस हम कहां से ले रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज से ले रहे थे। टोबैको कहां से ले रहे थे हम, नॉर्थ अमेरिका से ट्रांसफर हो रहा था। चॉकलेट कहां से आ रहा था, साउथ अमेरिका से आ रहा था। आइवरी वगैरह कहां से आ रही थी, अफ्रीका से आ रही थी। दैट मीन्स किसकी वजह से आ रही थी, बिकॉज ऑफ द सी रूट। तो सी रूट की वजह से क्या हुआ, जो यूरोपियन मार्केट था वो और ज्यादा फ्लडेड हो गया विथ न्यू कम्युनिटीज। सिंपल सी चीज सोचो, आपका एक ही रास्ता है जाने के लिए। जब एक ही रास्ता होगा तो उस पर ट्रैफिक ज्यादा होगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो उस पर टैक्सेस वगैरह भी ज्यादा होंगे, राइट। लेकिन इन सब की वजह से क्या हुआ, जब हम मैंने बोला ना रिसर्च वगैरह होने लगी, तो लोगों ने नए रूट्स फाइंड कर लिए। जब नए रूट्स फाइंड किए तो मैप को भी क्या किया गया, मैपों को भी और एक्सपेंड किया गया, नए नए मैप आ गए। क्योंकि कनेक्टिविटी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, डिस्कवरी ऑफ साउथ अमेरिका, ये एकदम से तो नहीं हुई, धीरे धीरे ही हुई थी। इनकी वजह से क्या हुआ, यूरोपियन मार्केट और फ्लडेड करने लगा। पहले तो मोनोपोली खत्म हुई इटालियन मार्केट की, और यूरोपियन मार्केट और फ्लडेड कर गया। किसकी वजह, किन चीजों की वजह से, हम स्पाइसेस कहाँ से लेने लगे, नॉर्थ अमेरिका से लेने लगे। हम चॉकलेट कहाँ से, मतलब यूरोपियन कंट्रीज चॉकलेट्स कहाँ से आने लगी, साउथ अमेरिका से आने लगी। आपके जो आइवरी, जो हाथी के दांत वगैरह का, ये किससे होने लगा मूवमेंट, जिसको हम स्मगलिंग वगैरह बोलते हैं इलीगल लैंग्वेज में, ये कहाँ से होने लगी, साउथ अफ्रीका से। तो इस तरीके से ट्रेड और ज्यादा एक्सपेंड होने लगा विद द हेल्प ऑफ दीज सी रूट्स, राइट। तो एक एडवेंचर, अब सोचो ना, यूरोपियन सोसाइटी में क्या हुआ, ट्रेड बढ़ा तो मार्केट बढ़ा तो चीजों में लोगों की परचेसिंग पावर तो लिमिटेड है, राइट। तो जो इंपॉर्टेंस थी लैंड की, जब मार्केट बढ़ेगा, इकोनॉमिक मार्केट बढ़ेगा, तो लैंड की इंपॉर्टेंस कम होगी या नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूडलिज्म की इंपॉर्टेंस डिक्लाइन करने लग गई। समझ में आया कैसे फ्यूडलिज्म की इंपॉर्टेंस, लैंड सोर्स ऑफ पावर था, अब लैंड, क्योंकि लैंड की जगह सी रूट आ गया, तो अब चीजें और ज्यादा फ्लरिश करने लगी, राइट। अब जब लैंड की पावर वो होने लगी और यहाँ पे मशीन्स वगैरह आ रही थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, पहले क्या चल रहे थे, बुलक कार्ट चल रही थी, मतलब बुल के ऊपर पूरी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी, एनिमल्स के ऊपर। क्या हुआ, यहाँ पे मशीन्स आने लगी। जब मशीन्स आने लगी तो यहाँ पे जो मैन पावर थी वो रिप्लेस कर दी गई मशीन पावर से।
ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पहले एग्रीकल्चर किसके लिए हो रही थी? फॉर सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही थी, खुद के लिए हो रही थी। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो इसमें क्या हुआ? कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी एग्रीकल्चर होने लगी। एग्रीकल्चर होने लगी कि नहीं होने लगी? राइट जो लोग जिनके पास फ्यूडलिज्म भी कम हुआ, तो जिनके पास जो लैंड पे अपना मेजर रोल प्ले कर रहे थे, प्रोडक्शन एंड ऑल, उन्होंने लैंड पे राइट दिखाना स्टार्ट कर दिया कि हम 20-20 साल से इस लैंड पे काम कर रहे हैं, नाउ दिस लैंड बिलोंग टू अस नॉट यू। राइट इसको बोला गया है, आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, एनक्लोजर मूवमेंट पढ़ा है। एनक्लोजर मूवमेंट बेसिकली क्या था? जो लोग 10-20 साल से लैंड पे काम कर रहे थे, लेबर थी, उन लेबर ने क्या किया? रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। इनक्लोजर मूवमेंट उसको बोला गया। रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया कि ये इस लैंड पे बरसों से सालों से हम काम कर रहे हैं, नाउ दिस लैंड बिलोंग टू अस, आपकी नहीं है। और उन्होंने जमींदार और लैंडलॉर्ड्स को वहां से भगाना स्टार्ट कर दिया। राइट दैट इज नथिंग बट अ एनक्लोजर मूवमेंट। तो एक तो यहाँ पे भी लैंड की इंपॉर्टेंस कम हुई क्योंकि एनक्लोजर मूवमेंट होने लग गया। दूसरा, मैन रिप्लेस्ड बाय द मशीन्स, मशीन्स आ गई काम करने के लिए। पहला खुद के लिए एग्रीकल्चर कर रहे थे, अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे। फिर क्या हुआ? कॉमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट हो गई। राइट लोग कॉमर्शियल फार्मिंग होने लगी। अब लैंड का क्या होने लगा? लैंड शुड बी परचेज और सेल और ऑन रेंट इन द मार्केट। यस क्योंकि अब खुद काम नहीं कर रहे जमींदार, क्या कर रहे हैं? उस लैंड को रेंट पे दे दिया, जिसको हम वो बोलते हैं जैसे आज के टाइम पे भी है, हमने क्या करते हैं, अपनी लैंड पे खुद काम नहीं कर रहे, बटाई पे दे दिया और रेंट पे दे दिया कि आप हमें इतना प्रॉफिट दिया है इस लैंड से, अब आप प्रॉफिट ज्यादा कमाए कम कमाए वो आपके ऊपर है। एक पर्टिकुलर अमाउंट इज फिक्स्ड, यू हैव टू पे दिस अमाउंट टू अस, और बाकी जो भी है वो सब आपका। तो हमने क्या किया? लैंड रेंट पे देना स्टार्ट कर दिया, लैंड को खरीदना, सेल परचेज स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि लैंड, अब फ्यूडलिज्म खत्म हो गया ना, तो लैंड के साथ पावर है ही नहीं। तो इन सब की वजह से क्या हुआ? ये भी एक चेंज हो रहा था, तो एग्रीकल्चर सिस्टम में भी चेंज आ रहा था। इस एग्रीकल्चर सिस्टम में जब चेंज आ रहा था तो वो लेबर, जो लेबर लैंड पे काम कर रही थी, वो लेबर क्या करेगी? अब उनके पास काम तो ज्यादा बचा नहीं, सो व्हाट दे विल डू, क्योंकि मैन रिप्लेस्ड बाय द मशीन, तो लेबर भी तो कम होगी। सो पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग, तो लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो क्या होने लगी? डीपॉपुलेशन होने लगा, वहां पर उनका डीपॉपुलेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? डीपॉपुलेशन मूवमेंट, क्योंकि लोग वहां से क्या करने लगे? माइग्रेट करने लगे ना, टू अर्न मनी, टू अर्न वेजेस। अब जो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? डेमोग्राफिक डिविडेंड विल चेंज, यहां का होगा कि नहीं होगा? ये लोग कहीं और जाकर काम करेंगे, तो वहां पर क्या होगा? वो काम किसके लिए कर रहे हैं? टू अर्न वेजेस। तो यहाँ पे स्किल सेल होने लगी। अब जिसको काम आता है फैक्ट्रीज में वही काम करेगा, जिसको मशीन चलाना जिनको आती है वो काम करेगा, जिसको नहीं आती वो काम नहीं कर पाएगा। और ये किसके लिए काम करने लगे? टू अर्न वेजेस, टू सर्वाइव करने के लिए काम करने लगे। दैट मीन्स यहाँ पे अपनी स्किल को इन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। पहले सेल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये सेल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे भी जो बेसिक नेचर था ह्यूमन का, दैट हैज बीन चेंज्ड। होगा कि नहीं होगा? अभी तक हम काम किसके लिए कर रहे हैं? अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ मजबूरी हो जाए और हम काम करना स्टार्ट कर दें फॉर आवर सर्वाइवल, तो उन्होंने सेल और परचेज का स्किल्स का स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? यस इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ? द क्लास हैज बीन शिफ्ट। पहले कौन सी क्लास थी? ओल्ड क्लास हैज बीन शिफ्ट, और ओल्ड क्लास हैज बीन चेंज्ड इनटू न्यू क्लास। राइट पहले क्या थी? ओल्ड क्लास थी, एक अलग ही स्ट्रक्चर चल रहा था, इकोनॉमिक स्टेटस अलग ही था। धीरे धीरे वो ओल्ड क्लास किस में चेंज हो गई? न्यू क्लास में, और यू कैन से इमर्जेंस ऑफ न्यू क्लास। तो विद द हेल्प ऑफ कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, एक बार मैं रिपीट कर रही हूं, समझो हुआ क्या कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन में। कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन ये था कि जो हमारा ट्रेड वगैरह था वो सब चल रहा था, लेकिन क्या था? सिर्फ लैंड हमारे पास रूट था, उस रूट के थ्रू सब कुछ चल रहा था। कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन हुआ तो हमने
ट्रेड को एक्सपेंड किया विद द हेल्प ऑफ सी रूट, और हमने उस ट्रेड को भी एक सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपेंड किया, जिसकी वजह से जो मोनोपोली थी इटालियन कंट्रीज की वो बंद हुई, कम हुई, और हमारा ट्रेड और ज़्यादा बढ़ा। और यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज जो एरिया नए नए मिले उनसे कम्युनिटीज़ का आना हुआ। जैसे हम नॉर्थ अमेरिका से ले रहे हैं आपके स्पाइसेस, साउथ अमेरिका से चॉकलेट, अफ्रीका से आइवरी, ये सब चीज़ें यूरोपियन मार्केट में कम्युनिटीज़ आने लगी। जब यूरोपियन मार्केट में ये कम्युनिटीज़ आने लगी तो इससे क्या हुआ, लोगों को अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी वो, और इसके साथ साथ जो लैंड की इंपॉर्टेंस कम होने लगी। क्यों भी कम होने लगी, फ्यूडलिज्म क्यों डिक्लाइन करने लगा, क्योंकि जो लोग बहुत सालों से लैंड पे काम कर रहे थे, लेबर क्लास, उन्होंने एनक्लोजर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया दैट वी पीपल बिलोंग टू दिस लैंड, क्योंकि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं तो ये लैंड हमारी है, आपकी नहीं है, राइट। और फिर वहां पर कुछ स्कॉलर्स जैसे कि रूसो, प्लेटो वगैरह ये सब आए, उनकी भी जो न्यू थिंकिंग थी उन्होंने भी लोगों को प्रवोक किया, राइट। तो जब ये सिस्टम पूरा चल रहा था, एनक्लोजर मूवमेंट वगैरह, इसके साथ साथ क्या हुआ, अब मैंने बोला ना जब एक्सपेंशन होने लगेगा चीजों का, ट्रेड का, तो नई नई कहीं ना कहीं से कुछ तो इन्वेंशन होगा, वो भी आने लगेगा। तो यूरोप में क्या होने लगे, नए नए इन्वेंशन, जिसकी वजह से हमारे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हुए, एग्रीकल्चर में हुए। मशीन, मैन रिप्लेस्ड बाय द मशीन। अब मैन जब मशीन को मैन रिप्लेस्ड बाय द मशीन, जब मशीन आने लगेंगी तो क्या होगा, काम कैसे करेंगे, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो दे विल माइग्रेट, और जब वो माइग्रेट करेंगे तो जहां की जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट मीन्स वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो चेंज होगी। और जब वो चेंज हो रही है तो क्या सिस्टम वर्क करेगा, सोसाइटी में सिस्टम वर्क करेगा कैसे, कि नई नई चीजों को फ्लरिश करो, नई नई चीजें लोग देख रहे हैं कि नई नई कम्युनिटीज क्या आ रही है मार्केट में और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉमर्शियल हो गया, पहले सब्सिस्टेंस कर रहे थे लेकिन अब किसके लिए होने लगा, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होने लगा, राइट। इसकी वजह से ये सब चीजें हुई। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, डेमोग्राफिक डिविडेंड चेंज हुआ, स्किल्स लोग सेल करने लगे फॉर देयर लाइवलीहुड, दे वांट टू सेल देयर स्किल्स सो दैट कि वो डे टू डे बेसिस पे अपना लाइवलीहुड मैनेज कर सकें, अपने स्किल्स के साथ वेजेस अर्न करने लगे। और इन सब चीज़ों से क्या हुआ, एक नई क्लास इमर्ज हो गई, दैट कैन बी, यू कैन से न्यू क्लास और इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास। कैसे कह सकते हो, एक क्लास वो हो गई लेबर जो अनस्किल्ड, जिसको कुछ नहीं आता, राइट। दूसरी क्लास जो सेमी स्किल्ड, जिसको थोड़ा बहुत आता है, नॉट 100%। और तीसरी टॉप क्लास विच इज एलीट क्लास और द स्किल्ड बेस्ड क्लास, जो स्किल्ड, जिसको हर तरीके की स्किल्ड आती है। तो जो हर तरीके की स्किल्ड आ रही है वो तो डोमिनेट करेगी, लेकिन सेमी स्किल्ड भी है और स्किल्ड भी है। तो नई नई क्लास इमर्ज हो गई विद द हेल्प ऑफ कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन। क्लियर हुआ। जब कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जब प्रोसेस होने लगा, ट्रांजिशन होने लगा, तो इस कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन ने क्या स्टार्ट किया, कैन बी से दिस कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन लीड टू इमरजेंस ऑफ मॉडर्निटी। क्यों मॉडर्निटी, क्योंकि ये सब तो ट्रेडिशनल था, जब सिस्टम नया आ गया तो वही तो क्या है, मॉडर्निटी है। यस और नो। क्वेश्चन कैन बी आस्क हाउ, एक तरीके से ऐसे आ सकता है, हाउ कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन लीड टू द इमरजेंस ऑफ मॉडर्निटी इन यूरोपियन सोसाइटी। एक पर्टिकुलर पूछ लेगा कि कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन की वजह से कैसे आपका मॉडर्निटी आया, राइट। एक फेज कंप्लीट हुआ कि हाउ कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन था क्या, सोसाइटी में उस टाइम पे क्या था, कैसे सोसाइटी ने चेंज किया और कैसे नया आपका सिस्टम निकल कर आया। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है, किसी भी तरीके का कोई डाउट, क्लियर। तो दिस इज द फर्स्ट फेज इमरजेंस ऑफ मॉडर्निटी में जो हमने टॉपिक देखा था कि किस तरीके से आपका कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन से इमरजेंस ऑफ मॉडर्निटी हुआ, ठीक है। आज हम यहीं तक रखेंगे। इसको जो भी आपने लिखा हुआ है उसको एक बार रीड करिएगा। विद इन 1-2 डेज मैं आपको इस यूनिट के हैंडआउट दे दूंगी। देन हम क्या करेंगे, अगली यूनिट से हम मैं हैंडआउट आपको यूनिट से पहले ही प्रोवाइड कर दूंगी। तो एटलीस्ट अगर आपने नहीं भी लिखा है तो आप उसको रीड लर्न कर सकते हो। क्लियर है, एक बार रीड करना, कुछ भी नहीं समझ। और हाँ,
प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट, 11th-12th की एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो सिर्फ 11th-12th की एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना, क्लास में भी कवर होगी, बट आई वांट कि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं, तो जस्ट रीड 11th-12th एनसीईआरटी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आई विल प्रोवाइड यू हैंडआउट्स, इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो जस्ट रीड 11th-12th एनसीईआरटी वंस, एक बार वो पढ़, एक या दो बार आप उनको रीड कर लें, एक एक चैप्टर करके। हेडिंग टू हेडिंग कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा कि सोशलॉजी एक्चुअली है क्या। क्लियर है? कोई डाउट? are you all comfortable with bilingual language or should I go with only English? जैसा भी हो, bilingual जैसा भी हो, प्लीज क्लियर बताइएगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा ओके, और कुछ किसी के माइंड में कोई? नो नीड, अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो मैंने ओरिएंटेशन क्लास में बताया है, बाकी मैं और भी बता सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आपको पेपर निकालना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है। पेपर निकालने के लिए जितना मैं दे रही हूँ, जैसे आप फॉर एग्जांपल यही टॉपिक अगर आप किसी बुक से पढ़ने बैठो, या फॉर एग्जांपल मैंने इमिल डुर्कहाइम कराया, इमिल डुर्कहाइम पे प्रॉपर इतनी मोटी बुक है, आपको क्या चाहिए? 4 टॉपिक, लिखना कितना है? 250 वर्ड, दैट मीन्स 1000 वर्ड इमिल डुर्कहाइम। मैं आपको 5000 वर्ड्स दे रही हूँ इमिल डुर्कहाइम, इवन 10 भी दे रही हूँ। अब आप इतनी मोटी बुक को अननेसेसरी पढ़ो, तो आप पीएचडी करो तो पढ़ो, अदरवाइज आपके पास टाइम कम है। इट्स बेटर कि जो आप इतनी मोटी बुक पढ़ने में टाइम वेस्ट करो, उससे अच्छा है कि आप किस पे फोकस करो, जो 10 से 15 पेजेस हैं उनको मल्टीपल टाइम पढ़ के लर्न करना, उस पर फोकस करो। आई वुड सजेस्ट दिस थिंग। क्लियर? और उसी के थ्रू आंसर राइटिंग करना हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? हमारा मेजर फोकस ये है, जो मैं आपको बुक बता रही हूँ उन सब बुक का क्रक्स आपके नोट्स में होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट इवन एक्स्ट्रा ही होगा। 10-12 सोर्सेस के साथ वो नोट्स हैं, लेकिन बेस्ट हैं, है ना? अगर आप लोग जानते हो पुराने स्टूडेंट्स को, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो जिन्होंने सोशियोलॉजी लिया था, तो वहां से आप पता कर सकते हो, दोज नोट्स वर मोर देन इनफ, इनफ थे वो नोट्स। बाकी आपको जब मिलेंगे आप एक बार देखिएगा, अगर उन नोट्स के बाद यू वांट कि मैम डिक्टेशन चाहिए, तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट डिक्टेशन भी वही नोट्स ही होंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको नीड होगी डिक्टेशन की। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा एक वीक फैमिलियर होने की कोशिश करिए सब्जेक्ट के साथ। इज इट क्लियर विद एवरीवन? एनी अदर क्वेश्चन? डन? थैंक यू सो मच।